I'm Samiksha Divedi, and I'm doing this session in collaboration with UPSC Time, where I will be sharing my UPSC journey and my strategy, and also some other FAQs that have been asked by many aspirants and students as such. So, a brief introduction about myself. I was born in Riva and I come from Indore. I have done my schooling from there. And after that, I did BTech in CSC from SRM University. And I had a work experience of 2 years in IT industry, after which I pursued MBA with specialization in finance. And after that, I decided to do UPSC because I had some issues related to, first of all, I wanted to do something which gave me purpose in life. And I also wanted to stay in India. So because of that, uh, उसकी वजह से आई डिसाइडेड दैट आई ए एस और यूपीएससी से अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी to have a life with purpose, to do something for the country. So I decided कि अब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी, एंड दैट हैपेंड इन 2021. एंड अलोंगसाइड दैट मेरे साथ कुछ पर्सनल इश्यूज भी हुए थे रिलेटेड टू माय जॉब, क्योंकि कोविड की वजह से इकोनॉमी में काफ़ी इश्यूज हो रहे थे उस वक्त. सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. सिंस देन आई हैड गिवन अराउंड 5 अटेम्प्ट्स, जिसमें से एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट प्रीलिम्स आई हैड क्लियर्ड ऑल द प्रीलिम्स. आई गेव 4 मेंस. एंड मैंने 2023 में भी मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा क्लियर नहीं हुआ था. एंड आफ्टर दैट आई गेव अनदर मेंस इन 2024, बट मैं क्लियर नहीं कर पाई थी उस मेंस को, सो आई डिड नॉट गो टिल इंटरव्यू देयर. In 2025 again I reached an interview, and this time I'm thankful to God कि मेरा clear हो गया, and that also with rank of AIR 56. एंड ऐसा हुआ था कि जब मतलब रिजल्ट की बात की जाए, तो जब मेरा रिजल्ट आया था, तो सिंस आई ऑलरेडी हैड एन एक्सपीरियंस विथ इंटरव्यू, और जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैं उसमें काफ़ी होपफुल थी. आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इस बार तो मेरा हो ही जाएगा, मेरा होना ही चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी 2022 में एक मेंस दे चुकी थी, एंड उसमें विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन मेरा ऑप्शनल एक्सेट्रा कुछ फिनिश नहीं हुआ था. तो उसकी वजह से मुझे 675 स्कोर आया था. सो आई थॉट कि इस बार मैंने सिलेबस कंप्लीट करके किया है 2023 में. सो बिकॉज ऑफ दैट मेरे मार्क्स में अराउंड 100 या 100 से ज़्यादा का जंप आना ही चाहिए, तो एटलीस्ट मुझे कोई ना कोई सर्विस तो एलोकेट होनी ही चाहिए थी. बट अनफॉर्चुनेटली उस साल मेरा क्लियर नहीं हुआ, एंड दैट वाज अ बिग जोल्ट फॉर मी. तो इस बार जब मैं इंटरव्यू तक गई थी, आई वाज वेरी मॉडरेट. आई हैड लो एक्सपेक्टेशंस कि अगर नहीं भी होगा तो आई वाज इन अ प्लेस कि अगर आई वुड बी एबल टू टॉलरेट, आई विल मूव ऑन इन लाइफ. बट ऑब्वियसली बुरा तो लगता है कि जब नहीं होता है. तो आई डिसाइडेड कि मैं अपना इंटरव्यू का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट मैं अकेले में देखूंगी, एंड देन आई विल टेल एवरीबडी वेदर आई गॉट सिलेक्टेड और नॉट. एंड फॉर्चुनेटली व्हेन आई सॉ द रिजल्ट, ऑब्वियसली मैं बहुत एक्सटेटिक थी, क्योंकि पहली बात तो मेरा नाम था लिस्ट में. आई वॉज वेरी ग्लैड फॉर दैट, क्योंकि 4 साल से दैट सक्सेस वॉज इवेडिंग मी. एंड उसके साथ व्हेन आई सॉ द रैंक 56, विच इज़ अ रैंक जिसमें आपको IAS एलोकेट हो सकता है, तो इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, both for me, my parents, and my well-wishers, my husband, his family, and everybody. So, like, this is briefly about my UPSC journey, and the story behind the final result. उसके बाद I'll come to the credit for my success. इसमें डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि वो मेरे साथ हर वक्त चलते थे. मेरे फादर ने हमेशा मुझे मटेरियल सपोर्ट तो दिया ही, एंड सिंस उनका एक्सपीरियंस था इस प्रोसेस में, पहले उन्होंने भी गवर्नमेंट जॉब UPSC IAS की प्रिपरेशन की है, तो वो मुझे हमेशा गाइडेंस देते रहते थे. उन्होंने मुझे कभी किसी रिसोर्स की कमी नहीं फील होने दी. सो आई हैड लॉट्स ऑफ फ्री हैंड कि मुझे कौन सा रिसोर्स रेफ़र करना है. मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई. साथ में मेरी मदर ने मुझे बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया. वो मेरे साथ हर वक्त रहती थीं, एंड लाइक उन्होंने मुझे ऐसे सपोर्ट किया कि मुझे पढ़ाई के अलावा और कुछ कभी सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े. सो शी वॉज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू मी.
साथ में मेरे हस्बैंड, ही वाज़ ऑल्सो देयर, मतलब वो सिंस उनका भी यूपीएससी जर्नी में एक्सपीरियंस था, तो वो मुझे गाइडेंस देते रहते थे, मुझे इमोशनल सपोर्ट भी देते थे। एंड जब मुझे कंसिस्टेंटली सक्सेस नहीं मिल रही थी अराउंड 4 अटेम्प्ट्स, उन्होंने मुझे हिम्मत भी दी थी कि आई शुड कीप गोइंग, सिंस मैं एक बार इंटरव्यू तक पहुँची हूँ, तो डेफ़िनेटली मेरे अंदर कुछ कैपेबिलिटी है कि मैं सक्सेस अचीव कर सकती हूँ। सो मुझे पास्ट फेलियर्स या सेटबैक से बॉग डाउन नहीं होना चाहिए। एंड अब मैं अपनी ये ब्रीफली था मेरी यूपीएससी जर्नी के बारे में। इसके साथ अब अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में ब्रीफली आपको बताऊँगी। एंड जो भी क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के हैं, उनको मैं लास्ट में एड्रेस करूँगी। तो पहली बात, सिंस आई सेड कि मैंने 2021 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। सो स्टार्टिंग में मैंने सेल्फ स्टडी करी थी लाइक फॉर अराउंड 1 और 2 मंथ्स, बट उससे मुझे ये फ़ील हुआ कि सिंस आई एम अ वेरी आर्डेंट रीडर, तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैंने बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह सब पढ़ तो ली थी, बट द थिंग इज़ कि आई थिंक मैंने किसी तरीके से उसे सिलेबस से मैप नहीं किया था, या फिर मतलब जिस तरीके के क्वेश्चंस आंसर्स यूपीएससी में आते हैं, आई डोंट थिंक मैंने वो कैपेबिलिटी डेवलप करी थी, और शायद मैं खुद से नहीं कर पाती, बिकॉज़ आई डिड नॉट हैव समबडी जो जिसका इस एग्ज़ाम में ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो। आई वाज़ द फर्स्ट वन गिविंग सिविल सर्विसेज़ फ्रॉम माय फैमिली। तो मुझे इसलिए फिर फ़ील हुआ 2 महीने बाद कि शायद मुझे कोचिंग जॉइन कर लेनी चाहिए। तो सिंस उस वक़्त कोविड की सेकंड वेव भी चल रही थी, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग्स ली थी अपने होम टाउन से ही, दिल्ली की। आई हैड जॉइन्ड राउस आईएएस एट दैट टाइम। एंड आई थिंक वो मेरा काफ़ी सही डिसीजन था, क्योंकि मैं मेरे एप्टीट्यूड के पर्सन जैसे मुझे थोड़ा अकेले और सेक्लूडेड रह के पढ़ने में मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती हूँ। सो मेरे लिए ऑनलाइन कोचिंग काफ़ी हेल्पफुल थी, बिकॉज़ मेरे आवर्स में मेरा टाइम भी बच रहा था, मुझे कम्यूट और ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ी, और साथ में अगर शायद मुझे दिल्ली रिलोकेट करना पड़ता, वहाँ पे अकेले रह के पढ़ना पड़ता, तो शायद वो मेरे लिए थोड़ा इमोशनल टर्मॉइल भी क्रिएट करता। तो मैंने जो प्रिपरेशन है वो घर में ही रह के करी थी, एंड मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी। बट देयर आर सम पीपल जिनको डिसिप्लिन के लिए और डिसिप्लिन और वो जो एनवायरनमेंट है उसके लिए दिल्ली जाना ज़्यादा सही लगता है, ऑफ़लाइन कोचिंग ज़्यादा सही लगता है। तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, इट्स जस्ट कि मेरे लिए मुझे ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा सही लगी थी। मुझे पढ़ना एज़ आई सेड कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, मैं नॉन फ़िक्शन बुक्स भी काफ़ी पढ़ती हूँ। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है बेसिकली एक तरीके से दुनिया को जानने के लिए होता है, और एक तरीके से नॉन फ़िक्शन जो नॉलेज है, उसको ग्रास्प करने के लिए होता है। तो मेरे आवर्स जो थे पढ़ाई के, वो मैं ऐसे लिमिट करके नहीं रखती थी कि मैं बस 5 घंटे पढ़ूँगी दिन में, बाकी मैं कुछ और करूँगी। एंड मैंने प्रिपरेशन भी काफ़ी लेट स्टार्ट की थी। आई स्टार्टेड इट व्हेन आई वाज़ 26। तो मेरा ऐसा था कि मुझे किसी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन और मुझे लाइक मोह-माया नहीं थी काफ़ी चीज़ों की उस वक़्त, बिकॉज़ मुझे था कि मेरे लिए अर्जेंसी है कि मुझे अगर मैंने स्टार्ट किया है तो आई हैव टू गिव माय 100%। तो मुझे प्रोक्रास्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शंस और लोगों के साथ बाहर घूमने वगैरह, मैं मतलब मेरा मुझे खुद ही इच्छा नहीं होती थी, बिकॉज़ आई हैड डिसाइडेड कि मुझे यूपीएससी करना है। तो मैंने अपने आवर्स ऐसे कुछ डिसाइड करके नहीं रखे थे, मैं कंसिस्टेंटली पढ़ती रहती थी, एंड मैं थोड़ी एवरेज स्टूडेंट भी रही हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं हार्ड वर्क करूँगी तभी मैं शायद एक अच्छे लेवल पे पहुँच पाऊँ, जहाँ पे मुझे सक्सेस मिलने के चांसेस हों। तो मैं अपने आवर्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखती थी कि लाइक मैं ब्रेक्स वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी। बट ऐसा सबके लिए वैलिड नहीं होता है। इट वाज़ वैलिड फॉर मी बिकॉज़ आई वाज़ एट अ डिफरेंट स्टेज इन माय लाइफ़। अगर आप दिन में 8 से 10 घंटे भी प्रॉपर्ली एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ एंड कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कमेंडेबल। अब कमिंग टू सिलेबस, मुझे पहली बात तो आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना चाहिए पहले, क्योंकि अगर आप इधर-उधर हाथ-पैर मार के बस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ ये गलती मैंने अपनी प्रिपरेशन के पहले 2 महीने में करी थी। इवन दो मैंने सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, बट उसके बाद जब मैंने 2020 जो लेटेस्ट उस साल का था ना, आई थिंक वो काफ़ी टाइम में
बहुत डिफ़िकल्ट पेपर था, सडनली कट ऑफ डाउन हुआ था उस साल। तो जब मैंने वो पेपर खोला, तो मैंने रियलाइज़ किया कि इवन तो मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, मैंने मॉडर्न की स्पेक्ट्रम, आर.एस. शर्मा सब पढ़ लिया है, बट मैं कहीं पे भी वो क्वेश्चंस उस लेवल पे कर नहीं पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप सिलेबस को रीड करिए, उसको आप चिपका लीजिए, आप जहाँ पे भी पढ़ते हो, आपकी नज़र के सामने रहना चाहिए, जिससे आप उस सिलेबस को मैप कर सको, जहाँ पे भी आप मतलब पढ़ाई कर रहे हो, आप जब भी पढ़ रहे हो, जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, आप उसको मैप कर सको। हो सके तो लर्न भी कर लीजिए। एंड एक चीज़ और कर सकते हैं आप कि आप कोचिंग के रिसोर्सेज़ जो फ्री रिसोर्सेज़ हैं, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं आप सिलेबस को डिकोड करने के लिए। मैंने क्या किया था कि सिंस मैं राउस की स्टूडेंट थी, तो मैं राउस के जो प्रीलिम्स और मेंस कंपाइलेशंस थे, उनको देखती थी कि उन्होंने सिलेबस को कैसे बाइफरकेट करके रखा है, कैसे डिवाइड किया है। तो इससे क्या हुआ, मैंने उसी हिसाब से फिर अपने नोट्स भी बनाए। तो जैसे लाइक आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, लाइक पॉलिटी में इट्स मेंस के सिलेबस में जैसे वी हैव कॉन्स्टिट्यूशंस, वी हैव राइट्स, वी हैव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, तो उन्होंने इसी तरीके से नहीं दिया है, बट मतलब उन्होंने आई थिंक कुछ पॉइंटर्स में पैराग्राफ वाइज लिख के दिया है, कुछ टॉपिक्स डिवाइड करके। जब मैंने वो कोचिंग के बुकलेट्स देखी, तो मेरे लिए सिलेबस को डिवाइड करना और प्लेस करना ईजी हो गया था। एंड कमिंग टू बिगनिंग ऑफ द प्रिपरेशन, मैंने अपने प्रिपरेशन के फर्स्ट ईयर में काफ़ी एनसीईआरटीज़ पढ़ी है, 11th एंड 12th की पर मेनली पढ़ी मैंने। उससे पहले की अनलेस एंड अनटिल इट वाज नीडेड मैंने नहीं देखी थी। मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी की एक-एक रीडिंग 11th एंड 12th एनसीईआरटी की लगाई थी। इससे क्या होता है कि आपका एक बेस डेवलप हो जाएगा, स्पेशली जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं है इसमें, यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, यूपीएससी सीएस के सब्जेक्ट्स में आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको एक फाउंडेशनल नॉलेज मिल जाएगी। तो आप इससे आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, एंड उसके साथ आप एक तरीके से जो एडवांस कंटेंट है, जो कि मेजर रिक्वायरमेंट होती है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, उसको आप फुलफ़िल कर सकते हो। फिर बेसिकली जो मेरे सोर्सेज़ थे मेरी प्रिपरेशन में, स्टैंडर्ड बुक्स तो थी ही, जैसे लक्ष्मीकांत, मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम, एंशिएंट इंडिया की आर.एस. शर्मा, ये सब तो मैंने पढ़ी थी। बट मैं मेजर फ़ोकस मैं कोचिंग नोट्स पे करती थी, बिकॉज़ मेरी जो जर्नी थी, सिंस मैंने लेट स्टार्ट किया था, एंड मैं साथ में प्रिपरेशन के एग्ज़ाम्स भी दे रही थी। तो कभी मेरे पास ऐसे टाइम नहीं था कि लगातार मेरे को 1 साल खाली मिला है कि मैं बस प्रिपेयर करूँ एंड देन लास्ट में मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करूँ। तो फिर कोचिंग्स के जो नोट्स होते थे, वो काफ़ी डेडिकेटेड होते थे। जो मैगज़ीन्स निकलती हैं, उनकी मंथली और ईयरली कंपाइलेशंस, वो काफ़ी डेडिकेटेड और सिलेबस ओरिएंटेड होती थी, और मुझे 10-10 रिसोर्सेज़ फॉलो नहीं करने पड़ते थे। तो इसलिए मैंने मतलब ये कोचिंग की जो बुक्स थी उनको यूज़ किया। इन 2024 तक मैं राउस की बुक्स यूज़ करती थी। 25 में मैंने पीडब्ल्यूआईएस की प्रहार की बुक्स यूज़ करी, और साथ में वैल्यू एडिशन के लिए मैं न्यूज़पेपर रीडिंग और करंट मंथली मैगज़ीन्स तो पढ़ती ही रहती थी। वो ये मेरे कांस्टेंट सोर्सेज़ थे। अब जब मैंने फर्स्ट ईयर दिया था प्रिपरेशन का, तो मेरा फाउंडेशन का जो बैच है वो एक्चुअली मार्च तक ख़त्म हुआ था। तो वो मार्च तक मैं मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड तरीके से कर रही थी, बिकॉज़ मुझे एक बेस बिठाना था। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि जब आप अपनी प्रिपरेशन के फर्स्ट ईयर में हैं, और आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले आपको एटलीस्ट प्रीलिम्स के 2 ढाई महीने पहले तक आपका प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिस है, आपका जो फाउंडेशन है एग्ज़ाम के लिए, वो आपका क्लियर रहेगा। इससे आप, और क्योंकि क्वेश्चंस में डेफ़िनेटली कॉन्सेप्ट्स और फाउंडेशन के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, बट हमें उन्हें अप्लाई भी करना होता है, और अप्लाई आप तभी कर सकते हो जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी। तो एटलीस्ट जनवरी-फ़रवरी ऑफ दैट ईयर आपका मेंस और प्रीलिम्स का एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए अच्छे से, और तब तक आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले तक प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड तरीके से कर सकते हैं। मैंने भी करी थी। फिर फिर उसके बाद जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था प्रीलिम्स का इन 2022, तो मेरा हर साल ये स्ट्रैटेजी रही है। आई एम टेलिंग माय प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नाउ। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी थी
प्रीलिम्स की फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मैंने कंसिस्टेंट रखी हर साल जो मेरे नेक्स्ट 4 प्रीलिम्स थे। 2021 में जब मैंने प्रीलिम्स दिया था, आई थिंक आई गॉट अराउंड 81 मार्क्स एंड उस साल कट ऑफ 88 था एंड मैं अंडर प्रिपेयर्ड भी थी। बट 2022 तक मुझे था, मैं समझ गई थी एक चीज़ कि प्रीलिम्स आप जब अटेम्प्ट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी करेजियस, क्योंकि आप वहाँ पे जब आप आंसर मार्क करो, वो भी ऐसे क्वेश्चंस के जो थोड़े डाउटफुल होते हैं, यू नीड, आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको आपकी नॉलेज तो स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके साथ आपको एक काम माइंड के साथ भी जाना चाहिए। तो मैं इस चीज़ के लिए पहली बात तो मैंने अपना सारा रिविजन का टाइम टेबल बनाया था। तो प्रीलिम स्ट्रैटेजी में मैंने आई थिंक जून में उस साल पेपर था, सो आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फ्रॉम मार्च एंड। तो बेसिकली हर साल मैं 2 महीने प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक पढ़ती थी डेडिकेटेड तरीके से, उससे पहले मैं मेंस का भी देखती थी। तो मैं 60 डेज़ डेडिकेटेड प्लान बनाती थी अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी का। उसमें मैं टाइम टेबल ऐसे बनाती थी कि फर्स्ट 30 डेज़ मैं सारे सब्जेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिवली डिवाइड करूँगी। वो मेरा फर्स्ट रिविज़न होता था प्रीलिम्स के लिए, फॉर स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स। उस 30 डेज़ में मैं पूरा एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाती थी कि मैं हर सब्जेक्ट को कितना टाइम दूँगी। जैसे पॉलिटी, दिस ईयर वाज़ अ ब्लैक स्वान, बट जनरली पॉलिटी को ज़्यादा वेटेज मिलती थी। तो फिर मैं पॉलिटी के लिए थोड़े ज़्यादा दिन देती थी, जैसे 6-7 डेज़। मैं मॉडर्न इंडिया को 7 डेज़ देती थी। फिर मैं ऐसे ही आईआर हर सब्जेक्ट के लिए मैं थोड़ा-थोड़ा लाइक डेज़ एलोकेट कर देती थी वो 30 डेज़ में। एंड जो भी मेरे पास उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट थे, मेरे फाउंडेशन नोट्स, मेरे प्रीलिम स्पेसिफिक फाउंडेशन नोट्स, मेरी मंथली मैगज़ीन्स, मेरे ईयरली कंपाइलेशंस, जो भी थे मैं उनको उन दिन में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रिवाइज करती थी। मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ती थी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं 2 करूँगी तो एक दूसरा सब्जेक्ट होगा वो सफ़र करेगा। फिर ऐसे ही जब ये मेरा 30 डेज़ में पहला रिविज़न होता था, तो मैं एक दूसरा प्लान 20 डेज़ का बनाती थी, जिसमें मैं फ़ास्ट रिविज़न करती थी उन्हीं सब्जेक्ट्स के, और साथ में अपडेशन भी लेके आती थी। बट जैसे मैंने अगर पॉलिटी को 7 डेज़ दिए थे, तो इस रिविज़न में मैं पॉलिटी को 4 डेज़ ही दे रही थी। फिर ये मेरे सेकंड रिवीजन हुआ, एंड लास्टली मैं एक 10 डेज़ का फाइनल रिवीजन प्लान बनाती थी। ये एसेंशियली प्रीलिम्स के 10 डेज़ पहले का प्लान होता था। तो इसमें मैं और जल्दी-जल्दी लाइक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स मुझसे गलत हो रहे थे या फिर मुझे याद नहीं रह रहे थे, तो उनमें मैं फ़ोकस करती थी। तो ऐसे ही मैं सिंस मतलब प्रीलिम्स मेरा कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एरिया भी था, तो फिर इसीलिए मैं एसेंशियली 10 डेज़ का प्लान बनाती थी, और मैं एसेंशियली 2 से 2 एंड अ हाफ मंथ्स ही प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक पढ़ती थी। बट जो लोग बिगिनर्स हैं और जो इनको प्रीलिम्स में प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जनवरी एंड या फ़ेब से स्टार्ट कर देना चाहिए, और उनको थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, बिकॉज़ प्रीलिम्स में 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो फैक्ट्स आपके कुछ-कुछ क्वेश्चंस के जो वैसे भी लो हैंगिंग फ्रूट है, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जैसे पॉलिटी में मतलब जैसे इस बार भी कमिटी का क्वेश्चन आया था, वो काफ़ी फैक्ट बेस्ड था। तो ये फैक्ट्स में आपकी होल्ड अच्छी होनी चाहिए, और साथ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जिससे आप उसको उस नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट कर सको। तो फिर इसके लिए लाइक अगर आपको इनमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। यू कैन टेक अप टू 75 डेज़, 90 डेज़। फिर ये तो मेरा कंटेंट का रिवीजन हो गया। दूसरी चीज़ मैं क्या करती थी, पीवाईक्यूज़। प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और इससे क्या होता है कि आपको समझ में आ जाता है, आप सॉल्व करते हैं कि आपका सिलेबस में होल कितना है। आप उन क्वेश्चंस में टेंशन नहीं आपको नहीं लेनी चाहिए जिनमें मतलब वो करंट अफेयर स्पेसिफिक हो, पर उससे भी आपको आइडिया मिल जाता है कि अगर वो करंट अफेयर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन वो किस बेसिस पे पूछ रहे हैं, कहाँ मैप हो रहा है, और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड जब मैं अपना एसेंशियली फर्स्ट प्रीलिम्स का अटेम्प्ट मेरा 2022 का था, जब मैंने पूरा सिलेबस किया था प्रीलिम्स का, तो फिर उसमें मैंने प्रीलिम्स के पीवाईक्यू एज़ मॉक्स मैंने दिए थे। मैं हर साल 1 साल का क्वेश्चन पेपर लेती थी। मैंने 2011 से 2021 तक के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करती थी, एंड लाइक एज़ मॉक्स, और फिर उसमें अपने मार्क्स कैलकुलेट करती थी कि मेरा अगर मैं उस साल पेपर देती तो मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उससे मेरी एक तरीके से टेस्ट की भी प्रैक्टिस हो जाती थी, एक तरीके से सिमुलेटेड एनवायरनमेंट भी बन जाता था, और मैं क्वेश्चंस भी कर लेती थी। अब जब आप
इसकी प्रिपरेशन पहले कर रहे हैं, जब आप वो वाला फ़ेज़ है जिसमें आप मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड तरीके से कर रहे हैं, तो आप पीवाईक्यू टॉपिक वाइज़ भी ले सकते हैं, तो उसको आपको वो ज़्यादा समझ में आएँगे। बट प्रीलिम्स के जस्ट पहले अगर आप उसे एज़ अ टेस्ट सॉल्व करें, तो वो भी सही है। कमिंग टू नेक्स्ट थिंग कि मैंने जनरेटिव एआई का काफ़ी यूज़ किया था अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में। इसमें मैं क्या करती थी कि अगर मेरा पीवाईक्यू जैसे पीवाईक्यू का कोई क्वेश्चन है वो गलत है, पर यूपीएससी ने ऑफिशियल सॉल्यूशन कुछ और दिया है, तो मैं वो क्वेश्चन और ऑफिशियल सॉल्यूशन डाल के चैट जीपीटी को बोलती थी कि मुझे एक्सप्लेन करो कि व्हाई इज़ दिस ऑप्शन राइट। तो फिर उससे मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता था। इससे आप क्या होता है कि आपको मतलब अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया पीवाईक्यू में, तो वो आपको हेल्प करता है क्लैरिफ़ाई करने में। और मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंसिस्टेंट प्रीलिम्स की सक्सेस का लाइक रीज़न है, वो है कि मैं टेस्ट बहुत इंटेंसिवली देती थी। मुझे बेसिकली एक्सटर्नल डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। तो जब मैं टेस्ट देती थी तो मैं थोड़ा डिसिप्लिन के साथ अपने क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो मैं एक टेस्ट सीरीज़ सब्सक्राइब करती थी, जिसको मैं रेगुलरली टाइम बेसिस में देती थी, और साथ में टेलीग्राम या फिर साइट्स में काफ़ी फ्री रिसोर्सेज भी होते हैं, तो उधर से भी मुझे टेस्ट पेपर्स मिल जाते थे। तो मैं 3 कोचिंग्स के टेस्ट पेपर्स रेफ़र करती थी। उससे क्या होता था कि एसेंशियली मैं अराउंड 35 टू 40 एफएलटीज़ सेक्शनल टेस्ट दे रही थी। उससे मेरे सेक्शन में जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं सिलेबस के और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके टेस्ट दे रही थी, तो मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा कौन-सा टॉपिक वीक है और कौन-सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उससे क्या होता है कि मैं एफएलटीज़ देती थी अराउंड 35, तो फिर उससे मेरा जो एग्ज़ाम में जो माइंडसेट है, एग्ज़ाम का माइंडसेट है कि मुझे पेपर कैसे सॉल्व करना है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता था। कि उससे मैंने स्ट्रैटेजी डेवलप करी थी अपनी कि किसी भी नॉर्मल ईयर ऑफ प्रीलिम्स एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, वो ईज़ी होते हैं। आई थिंक वो मतलब मेरे सिंस मैंने 2026 का पेपर नहीं दिया है, मैं उससे पहले तक का बोलूँ तो अराउंड 50 क्वेश्चंस अटेम्प्टेबल होते थे। एंड उसके बाद कुछ 35 क्वेश्चंस होते हैं जो 50-50 चांसेस होते हैं, उसमें आपको 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो 50-50 चांसेस हो सकते हैं कि वो सही या गलत है। एंड कुछ अराउंड 10 टू 15 क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, वो बहुत ही ऑब्सक्योर सोर्सेज़ से आते हैं, एंड शायद उनका आंसर कुछ ही लोगों को पता होता होगा, फॉर श्योर। तो फिर मुझे ऐसा लगता है वो 10 टू 15 क्वेश्चंस, अगर आप वो 10 क्वेश्चंस अगर पॉसिबल हो तो आपको छोड़ देना चाहिए। आपको फिर वो जो रेस्ट ऑफ द 85 टू 89 क्वेश्चंस है, उनको टारगेट करना चाहिए, बिकॉज़ प्रीलिम्स इज़ लाइक वो रिलेटिव है। आपको एक कट ऑफ के ऊपर आपका स्कोर लेके आना है, आपको सेफ रेंज से आप अपने आप को प्रीलिम्स क्लियर करवाना है, यू डोंट हैव टू टॉप इट। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं टॉप 14,000 में आ जाऊँ। तो मैं जब टेस्ट देती थी, मेरा ये टारगेट होता था कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अराउंड 85 टू 89 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगी, दैट वाज़ माय रिस्क रेंज। एंड मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरा स्कोर मॉक टेस्ट में अराउंड अबव 100 हो, और मेरे अराउंड 60 टू 65 क्वेश्चंस सही हों। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ऐसे इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करूँगी तो एटलीस्ट मैं उस लिस्ट में तो होंगी, उन 14,000 13,000 14,000 स्टूडेंट्स में तो होंगी जिनको मेंस लिखना है। तो इस रीज़न से आई थिंक आई वाज़ एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। एंड एक लास्ट चीज़ थी प्रीलिम्स में, मुझे ऐसा लगता है कि काम माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई रिमेंबर 2021 में आई वाज़ नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स बाय अराउंड आई वाज़ नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स बाय अराउंड 3 क्वेश्चंस, एंड वो 3 क्वेश्चंस मेरे सही हो जाते, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैं बहुत नर्वस हो गई थी पेपर देते हुए। उनमें से 2 क्वेश्चंस तो बहुत ईज़ी थे। वन वाज़ द डेफिनिशन ऑफ सॉवरेनिटी, एंड अनदर वाज़ हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स थे मुगल्स के, वो बताने थे। तो मैंने नर्वसनेस में ये दोनों क्वेश्चंस गलत किए थे। तो आई थिंक आप प्रीलिम्स के पहले माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए, एंग्जायटी कंट्रोल करिए, एंड ट्राई
कि आप एक बहुत क्लियर माइंड से आप पेपर दें। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप एक बार पूरी रीडिंग ले लीजिए पेपर की। तब कुछ मार्क मत करिए, कोई ओएमआर मार्क मत करिए। एंड फिर उसके बाद जब आप सेकंड रीडिंग लें, उसमें आप जो क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली श्योर है आप उनको मार्क करिए। एंड थर्ड रीडिंग में आप वो क्वेश्चंस मार्क करिए जिनमें आपको थोड़ा डाउटफुल है, बट सिंस ऑब्वियसली आपको एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू क्लियर प्रीलिम्स। तो आप ये थ्री रीडिंग्स लिया करिए पेपर की, तीन तीन इटरेशंस में पेपर अटेम्प्ट करिए। और इस साल का पैटर्न देखते हुए अपनी रीडिंग स्पीड भी थोड़ी बढ़ा लीजिए, बिकॉज क्वेश्चंस थोड़े बड़े आए थे इस बार। एंड एक काम माइंडसेट से दीजिए तो फिर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। इसके लिए मैं क्या करती थी कि मैं हमेशा एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम पे मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करती थी। मैं हमेशा 5-10 मिनट मेडिटेशन करती थी। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले, बिफोर जीएस एंड सीसैट, मैं 15 मिनट्स का माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके जाती थी। बिकॉज आप वहाँ पे काम रहेंगे तो आप ज़्यादा क्लियरली थिंक करेंगे और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, आपकी सक्सेस के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एंग्जाइटी आपका काम और बिगाड़ ही देगी। कमिंग टू सीसैट, सीसैट में एक्चुअली मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं डालती थी, बिकॉज मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग था एंड मेरा इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग था। एंड मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे काफ़ी प्लेसमेंट एग्ज़ाम्स भी दी थी, तो उसमें मेरी काफ़ी प्रैक्टिस हुई थी जो सीसैट रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो 2021 और 2022 तक तो मैं सीसैट पढ़ के ही नहीं जाती थी। मैं सिर्फ लास्ट 2-3 साल के पेपर्स लगा के एग्ज़ाम देने चली जाती थी, बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस होता था कि मैथ्स में मैं मैथ्स अटेम्प्ट कर लूँगी, क्योंकि मैथ्स थोड़ी ईजी आती थी उस वक्त तक। एंड कॉम्प्रिहेंशन मैं सिर्फ अपने अटेम्प्ट्स पूरे करने के लिए करूँगी। बट 2023 ने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। पहली बात तो मैं विदाउट रेस्टिंग मैं 2023 का सीसैट देने गई थी, बिकॉज उस साल जीएस भी थोड़ा ट्रिकी था, तो ऑब्वियसली थोड़ी टेंशन थी सिंस ऑप्शंस वगैरह चेंज हो गए थे। बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि सिंस मेरा मतलब पेपर से सभी शॉक हुए होंगे, सो ऑब्वियसली अगर मेरा अच्छा नहीं गया है तो बाकी सबका भी थोड़ा शायद ऐसे ही गया हो, तो जीएस मेरा मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएगा। एंड मेरा उस साल भी जीएस में आई थिंक 101 स्कोर आया था। बट सीसैट में क्या हुआ कि मुझे लगा अब सीसैट ही है, सीसैट तो लाइक ईजी ही आता है। एंड मैं रेस्ट करके भी नहीं गई। एंड जब मैंने पेपर देखा, मैंने मैथ्स से स्टार्ट किया, एंड मैं मैथ्स कर रही हूँ, फिर उसमें पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये सब के क्वेश्चंस बहुत आए थे। एंड वो बेसिकली थोड़े 10th के हायर लेवल के थे। एंड इवन दो मैंने बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर किए, मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चंस इस टाइम लिमिट में मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे। एंड मैंने देखा अराउंड 1 hour 15 minutes हो गए थे। आई हैड डन ओनली लाइक 30 क्वेश्चंस, एंड मेरा कॉम्प्रिहेंशन पूरा बचा हुआ था, बिकॉज मैं सिर्फ मैथ्स अटेम्प्ट कर रही थी, मैं मैथ्स के पेपर देख रही थी। सो उससे मुझे ये लेसन, एंड फॉर्चुनेटली इट वॉज गॉड्स ग्रेस कि मेरा वो पेपर क्लियर हो गया। आई गॉट 75 दैट ईयर इन सीसैट, बिकॉज मैंने 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे। मैंने बस बाउंड्री से क्लियर किया था। बट तो दैट वाज अ लेसन कि मुझे सीसैट इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो सीसैट में बेसिकली मैं क्या करती थी कि पहले तो मैंने एक फॉर्मूला शीट बना ली थी, जो टॉपिक्स मेरे लिए थोड़े डिफिकल्ट होते थे, एंड एट द सेम टाइम उसमें काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस आते थे। जैसे क्लॉक्स एंड कैलेंडर में फॉर्मूला आपके पास हो तो आप थोड़ा जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड आपको ये टॉपिक्स डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाने चाहिए, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो परसेंटेज रिलेटेड टॉपिक्स है, आप ये करेंगे तो ये आपको ये सॉल्व करना है, आप जल्दी सॉल्व करेंगे तो सही रहेगा। जिनकी मैथ्स वीक है उनको टॉपिक वाइज इनके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, इनकी शॉर्टकट्स लर्न कर लेने चाहिए, क्योंकि आप जितना जल्दी सॉल्व करोगे, आजकल सीसैट के भी क्वेश्चन थोड़े हैवी होते हैं। एंड नंबर सिस्टम पे भी फोकस करेंगे तो सही रहेगा। उसके साथ मैंने एक्चुअली क्या किया था कि उस साल, अब नेक्स्ट ईयर से पहले मैं पीवाईक्यू तो करती ही थी सीसैट का। मैं लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू करती थी सीसैट के। एंड उसके बाद मैं 10 टेस्ट अराउंड सीसैट के भी देके जाने लग गई थी, और मैंने सीसैट की भी डिफरेंट स्ट्रैटेजी बना ली थी। पहले मैं सिर्फ मैथ्स अटेम्प्ट करती थी, और अगर मेरे अटेम्प्ट्स बचते थे तो फिर मैं अराउंड 10-15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के कर देती थी। बट उसके बाद मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन साइमल्टेनियसली करूँगी। मैं स्टार्ट
कॉम्प्रिहेंशन से करती थी। मैं 5 मिनट्स कॉम्प्रिहेंशन को देती थी, फिर मैं नेक्स्ट 15 मिनट्स मैथ्स को करती थी। तो इससे क्या होता था कि मैंने वो जो 2 घंटे होते हैं, उनमें मैंने 20 मिनट्स का लाइक कैटेग मैंने ब्लॉक बना दिया था 20-20 मिनट्स का, कि 5 मिनट्स कॉम्प्रिहेंशन, 15 मिनट्स मैथ्स। तो इससे क्या होता था कि एक तरीके से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती थी कि मैं एटलीस्ट पेपर पूरा देख लूँ, क्योंकि 2023 में ऐसा हुआ था कि मैंने पेपर ही नहीं देखा था। मैंने कॉम्प्रिहेंशन के मैंने कई क्वेश्चन देखे घर आने के बाद जो बहुत ईज़ी थे, तो मुझे उससे लाइक एंड आई वाज़ वेरी अपसेट फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स कि कहीं अगर मेरा सीसैट नहीं होगा, तो मेरे जीएस क्लियर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपको सीसैट में एटलीस्ट आपको एक अच्छी होल्ड बना के जानी चाहिए कि आप एटलीस्ट 90 टू 100 तो स्कोर कर ही रहे हो। उससे आप एटलीस्ट एक पीसफुल माइंड के साथ आप आपका जो भी होगा आप जीएस पे फोकस कर सकते हो, एंड आपका मेंस के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा। आप एक स्ट्रैटेजी बना के चाहिए, जैसे मैंने 5 और 15 मिनट्स का बनाया था। आप कोशिश करिए कि आप पूरा पेपर देखें, कि आप क्वेश्चंस चूज़ कर पाएँ। आप सारे एटलीस्ट कॉम्प्रिहेंशन देख पाएँ, क्योंकि मैंने क्या देखा था कि स्टार्टिंग और एंड के कॉम्प्रिहेंशंस थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, बट कभी-कभी जो बीच में होते हैं वो कंपैरेटिवली ईज़ी होते हैं। तो एटलीस्ट आप सारे कॉम्प्रिहेंशंस एक बार देख लें। आप एक इटरेशन लगा लें, फिर उसके बाद आप सेकंड इटरेशन में जैसे जीएस में करते, कि आप डिसाइड कर सकें कि आपको कौन-सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं। एंड आई थिंक अगर आप सीसैट में अराउंड 50-55 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड अटेम्प्ट, क्योंकि आपको पेपर क्वालिफ़ाई करना है। तो आपका एम होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट 95 टू 100 स्कोर आ रहा है, जिससे आप मतलब पीसफुली आप अपने प्रीलिम्स का रिज़ल्ट का वेट करें, एंड सीसैट की वजह से आपका कुछ डिस्टर्ब ना हो। नाउ कमिंग टू माय मेन स्ट्रैटेजी में पहली बात तो मैंने जब अपना फाउंडेशन लिया था, मैंने राउज़ आईएएस से लिया था, तो वहाँ पे मेंस और प्रीलिम्स का इंटीग्रेटेड होता था। तो मैंने फर्स्ट ईयर टिल मार्च 2022 दोनों साथ में किया था, एंड उसके बाद से मैंने हर साल के मेंस दिए हैं। तो ऑब्वियसली जब मैंने 2022 का मेंस दिया था, तो आई वाज़ वेरी अंडर प्रिपेयर्ड, और एक तरीके से मेरा सिलेबस भी नहीं हुआ था, बट आई गेस आई कैन से कि वो एक तरीके से इट वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़, बिकॉज़ आई वाज़ एबल टू मैं फ़ास्ट तरीके से सिलेबस मैंने कंप्लीट किया था उस साल, अपने ऑप्शनल का भी और जीएस का भी। एक तरीके से मेरा फाउंडेशन और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, इवन दो मेरा अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ था, जो कि मुझे पता था सिंस आई वाज़ अंडर प्रिपेयर्ड दैट ईयर, बट मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई थी। बट आप सिंस जब हम जिन्होंने मेंस दिया होगा उनको पता होगा कि जब आप मेंस देते हो, तो उसके बाद के जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है वो थोड़े लाइक डल होते हैं, क्योंकि आप रिजल्ट का वेट कर रहे होते हो। तो आपको लगता है कि मैं क्या पढूँ, कैसे पढूँ? बट मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों को स्पेशली मेंस क्लियर करने के चांसेस कम लग रहे हैं, उनको वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरी भी पढ़ाई थोड़ी वो अक्टूबर नवंबर वाले टाइम में स्लो हो जाती थी, बट मेरी क्या कोशिश होती थी कि जो भी अ, मेरा जो भी सिलेबस में एरिया होता था, जो मेरा वीक होता था, या जिनमें मेरे नोट्स अच्छे नहीं थे, जहाँ पे थोड़ कुछ लूप होल लग रहा था मुझे, तो मैं उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करती थी। जैसे आई रिमेंबर 2024 में रशियन और चाइनीज़ रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आ गया था। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि इधर मेरे कुछ गैप्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। तो मैंने उनको फुल करने की कोशिश की थी। तो जो ये वाला जो टाइम होता है, जिसमें आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप उनमें अपने नोट्स के गैप्स फिल करिए, उसमें आप न्यूज़पेपर और करंट अफेयर मैगज़ीन आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए। मेरी जो डेडिकेटेड मेंस प्रिपरेशन होती थी, वो दिसंबर टू मार्च होती थी, एंड इसमें मैं पहली बात तो लाइक मुझे ऐसा लगता है ना, मेंस में खुद के नोट्स अ, होना ज़रूरी होता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको आइडिया, मेंस इज़ अबाउट लर्निंग एंड लाइक जो भी कंटेंट है, क्योंकि सिलेबस सेट है उसमें, कुछ थीम्स रिपीटेड है, तो अगर आपके पास उसका एक सेट कंटेंट होगा, तो आप उसको ईज़िली आप उसको र रिपीट कर सकते हैं।
अपने मेंस एग्ज़ाम में। तो फिर अगर आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं, तो फिर आप उसमें उस नोट्स में टॉपिक वाइज़ आप वो जेनेरिक पॉइंट्स लिख लीजिए, जो आप किसी भी आंसर में लिखते हैं। अगर जैसे आप लैंड रिफ़ॉर्म के लिए लिख रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स एंड डायमेंशंस जो लैंड रिफ़ॉर्म के किसी भी क्वेश्चन में रिपीट होंगे। तो आपको वो जेनेरिक पॉइंट्स लिख लेने चाहिए। उन जेनेरिक पॉइंट्स का सोर्स मेनली राउज़ की मेंस कंपास थी, क्योंकि आई थिंक 2022 की मेंस कंपास was not only a current affair compilation, but it had lots of concepts also. एंड इस साल मैंने उसके लिए प्रहार बुक्स यूज़ करी थी PWIS की। एंड इससे क्या होता था कि सिंस मेरे खुद के नोट्स बने हुए थे, 2022 के नोट्स मैंने 2023 में अराउंड मैंने ये बुक नोट्स बनाए थे, एंड मैंने इनको 2025 तक यूज़ किया है, बिकॉज़ ये एक तरीके से जेनरिक नोट्स थे। तो ये मतलब मुझे जो जेनरिक पॉइंट्स होते हैं जो आप किसी भी आंसर में लिखेंगे, उसमें मतलब हेल्पफुल होता है। साथ में आपको डेफ़िनेटली न्यूज़पेपर एंड करंट अफ़ेयर मैगज़ीन्स तो पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि इससे आपको लाइक जो रिसोर्स जो इन्फॉर्मेशन न्यू इन्फॉर्मेशन पता चलती है, आप अपडेट कर सकते हो। और आप अगर मेंस के आंसर्स में ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं, अ, आप मेंस के आंसर में ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जो लेटेस्ट हैं, तो फिर वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो फिर इसके लिए मैं क्या करती थी कि मैंने एक गूगल डॉक बना लिया था, जिसमें मैंने हर टॉपिक का नाम लिखा था। जैसे पॉलिटी में जैसे वी हैव राइट्स एंड रिजर्वेशंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सब टॉपिक्स मैंने बना लिए थे। और जो भी इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर केस स्टडी लगती थी, जो मेरे लिए मुझे लगता था कि अ, ये मैं अपने आंसर्स में यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं उसको नोट कर लेती थी और मैं उन्हें मेंस के टाइम पे रिवाइज़ करती थी। आपको डेफ़िनेटली जीएस एंड ऑप्शनल दोनों है, तो फिर आपको दोनों पे फ़ोकस करना है। तो आपको दोनों को 50% टाइम देना चाहिए। एटलीस्ट 50% टाइम आपको ऑप्शनल को देना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब तक मैं ऑप्शनल में एवरेज स्कोर कर रही थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और इस बार मेरी रैंक में सबसे बड़ा रोल मेरे ऑप्शनल का ही है, बिकॉज़ आई गॉट अराउंड 299 इन दैट। तो ऑप्शनल को इग्नोर मत करिए एंड जीएस में भी मतलब आप टाइम दीजिए, बट लाइक यू कैन डू इट 45-55% या 50-50%। ऑप्शनल को डेफिनेटली फोकस दीजिए। अब मेरा जो एक्चुअली जो मेंस का कंटेंट होता था, मेंस प्रिपरेशन का कंटेंट, वो मेनली मैंने कोचिंग के रिसोर्सेज से ही लिया है। मैंने आपको अपने रिसोर्सेज बता दिए थे कि स्टैंडर्ड बुक्स तो मैंने फॉलो करी थी, उसके साथ राउज़ आईएएस की मेंस कंपाइलेशन एंड प्रहार बुक्स और पीडब्ल्यूआईएस। अब मैं आंसर राइटिंग के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ द मेजर फैक्टर इन सिलेक्शन, क्योंकि मेंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। एंड आई थिंक वो आपको मतलब लिस्ट में मेंस के मार्क्स आपको लिस्ट में लेके आते हैं, क्योंकि इंटरव्यू थोड़ा मतलब कुछ लोगों का अच्छा भी जाता है, बुरा भी जाता है, थोड़ा सब्जेक्टिव होता है। बट मेंस में मतलब कुछ सेट चीज़ें हैं कि अगर आपने वो मास्टर कर ली और अगर आपका लक भी साथ दिया कि आप एग्जामिनर को भी आपके आंसर्स एक्सेट्रा अच्छे लगे हैं, भगवान ने भी आपका साथ दिया, तो मेंस इज़ वेरी डिपेंडेबल, इट इज़ मच मोर डिपेंडेबल दैन इंटरव्यू। तो आंसर राइटिंग एक्चुअली मैंने अपने फाउंडेशन के टाइम से ही स्टार्ट कर दी थी, जब मैं फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रही थी। एंड द फैक्ट इज़ जैसे कई लोग जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वो मुझसे बात करने आते हैं कि उनको एंग्ज़ायटी होती है, उनको समझ में नहीं आता कि वो कैसे लिखें, क्या लिखें। तो ये सबके साथ होता है, स्पेशली जब आप स्टार्ट करते हो। इनफैक्ट मैंने एक्चुअली जब स्टार्ट किया था, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर ऑब्वियसली मेरे को ह्यूमैनिटीज़ वाले आंसर्स लिखने इतने अच्छे से आते नहीं थे। एंड धीरे-धीरे मेरी ये याद करके लिखने की आदत भी चली गई थी। आई वाज़ मोर ऑफ एन असाइनमेंट पर्सन कि देख-देख के अच्छे-अच्छे से बना के लिख रहे हो। तो आंसर राइटिंग आपको लाइक ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे आंसर्स नहीं लिख सकते, अगर आप एक एवरेज इंसान हो। तो आपको डेफ़िनेटली आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे-धीरे यू विल बी एबल टू गेट अ होल्ड ऑन दैट। अ, पहली बात जब आप फाउंडेशन कर रहे हैं या इवन इफ आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप अगर जो आपका फाउंडेशन कंटेंट आप कवर कर रहे हैं, जब आपका एक टॉपिक खत्म हो जाए,
आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो आप उसके बाद उस सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए, या आप टॉपिक के बाद आंसर राइटिंग करिए, या आप उस सब्जेक्ट के बाद आंसर राइटिंग करिए। मैं क्या करती थी कि जैसे सब्जेक्ट खत्म हो गया तो फिर मैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देती थी, एंड साइमल्टेनियसली मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती थी। और उसके साथ क्या, आप जब स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि क्या मैं 6 मिनट या मैं 10 मिनट में आंसर अ, लिख पाऊंगी। आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आप एक अच्छा आंसर लिखें। जब मैं स्टार्टिंग में आंसर लिखती थी, मुझे कभी-कभी एक आंसर लिखने में 1 घंटा, 1.5 घंटा लगता था। क्योंकि सिंस आपका उस टॉपिक पे आपका अभी होल्ड इतना अच्छा नहीं है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप वो कंटेंट रिकॉल ना कर पाओ। तो आपका जो स्टार्टिंग का टाइम जो ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ आंसर में होता है, वो ज़्यादा लगता है। तो आप जब वो एक टॉपिक कंप्लीट करो, आप उस क्वेश्चन को देखो, आप उस क्वेश्चन को मैप करो कि वो किस टॉपिक पे मैप हो रहा है। आप उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से सोचिए, उसका बॉडी में जो कंटेंट लिखना है, जो डेटा, फैक्ट्स, वैल्यू एडिशन, जो भी टेबल आप टेबल फॉर्म में लिखेंगे या फ्लो चार्ट में लिखेंगे, आप ये सब आप टाइम दीजिए। जब आप इनिशियल फेजेस में हो आंसर राइटिंग के, आप टाइम दीजिए कि आप कैसे फ्रेम करते हो उस आंसर को। आपको इस चीज़ की एंग्जाइटी नहीं लेने की ज़रूरत है कि मुझे 6 मिनट में आंसर लिखना है या मुझे 10 मिनट में आंसर लिखना है। आप पहले एक अच्छा आंसर, आप एक क्वालिटी आंसर लिखने की कोशिश करिए। मैं भी यही करती थी, जब मैं आंसर लिखती थी मेरा ये फोकस होता था कि मैं एक अच्छा आंसर लिखूँ पहले। मैं उसके लिए आप स्टार्टिंग में कंटेंट रेफर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑब्वियसली आपने उस वक़्त तक मास्टर नहीं किया, आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, तो फ़ोकस ऑन दैट। बट आप धीरे-धीरे कोशिश करिए कि जो आपका आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस को रिवाइज़ करिए। आप जैसे-जैसे आपका कंटेंट पे होल्ड अच्छा होता जाएगा, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम कम होता जाएगा, एंड आप उस लेवल तक पहुँच सकते हैं, जहाँ पे आप 1 मिनट में आंसर सोच के कि आप क्या-क्या करोगे, उसमें फ्लो चार्ट बनाओगे, टेबल बनाओगे, आप पूरा एक आंसर अपने माइंड में बिठा सकते हैं, एंड आपको बस वो अ, रेप्लिकेट करना है आंसर शीट में। बट उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, तो स्टार्टिंग में उस चीज़ की एंग्जायटी नहीं लेनी चाहिए। इनफैक्ट आई रिमेंबर जब मैंने अपना फर्स्ट मेंस दिया था, मैंने बिल्कुल भी ढंग से आंसर राइटिंग नहीं करी थी, एंड इनफैक्ट मैं जब टेस्ट देती थी, मैं टेस्ट पेपर पहले पढ़ के जाती थी, मैं उसका सॉल्यूशंस पढ़ के जाती थी, क्योंकि मेरा सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ था। वो तो है कि मेरा प्रीलिम्स निकल गया था, तो लाइक आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी टू गिव मेंस। तो ये है कि जब मैंने मेंस दिया, मैंने लोगों को लिखते हुए भी देखा, तो मैं समझ गई कि लाइक इस लेवल में आने में टाइम लगेगा, बट अगर प्रैक्टिस करेंगे इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज़ मैंने भी कभी ज़ीरो से स्टार्ट किया था, एंड आई वाज़ एबल टू डू दैट नेक्स्ट ईयर इन 2023। तो आप स्टार्टिंग में टाइम दीजिए, क्वालिटी आंसर्स लिखिए, एंड धीरे-धीरे उसको लाइक रिड्यूस करने की कोशिश करिए कि आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइम और आपका राइटिंग टाइम कम हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो पहले प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है? आपको पीवाईक्यू देखना है। अब पीवाईक्यू के 2 सिग्निफिकेंस होते हैं मेंस के लिए। पहली बात तो आपको पीवाईक्यू आप देखेंगे तो आपको थीम्स समझ में आएँगी कि कौन से थीम्स रिपीटेड है, कौन से थीम्स वेल सॉट आफ्टर है। तो इससे क्या होता है कि आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स मिल जाएँगे, जो आप मेंस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि आप इसके मॉडल आंसर्स बनाइए। अगर आपको फुल फ्लेजेड आंसर नहीं लिखना है तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, एंड ये आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या लिखना है प्रॉपरली, मतलब हाफ बेक नॉलेज नहीं रहेगी। तो आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एक बार अच्छे से आप उसके मॉडल आंसर्स बनाइए। तो मॉडल आंसर्स में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कि आप क्या लिखते हो, अगर आप उस एग्ज़ाम सिनेरियो में होते, आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन क्या होता, आप उसको अच्छे से बनाइए। कि आपने मतलब जैसे आप अगर करंट अफेयर्स में कोई डेटा आया, आप उसको ऐड करते हैं, एंड उसके साथ आप ये इससे आपको एक और फ़ायदा होगा कि आप जब मेंस लिखेंगे तो आपके पास ये पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस ऑलरेडी होंगे, तो फिर इससे आपका रिवीजन में हेल्प मिलेगी, आप रिवाइज जल्दी कर पाएंगे। तो आपको पीवाईक्यूज़ को तो डेफ़िनेटली इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अगर आप अपने मॉडल आप मुझे ऐसा लगता है अपने मॉडल आंसर्स तो बनाने ही चाहिए, एंड आप ये मॉडल आंसर्स के लिए अपने नोट्स के साथ-साथ, जैसे कई कोचिंग्स भी मॉडल आंसर देती हैं, तो फिर आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो। उनको रेफ़र करने में कुछ गलत नहीं है, उससे आपको आइडिया ही लगेगा कि लाइक कैसे लिखना चाहिए।
एंड मुझे लगता है कि डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए। आप स्टार्टिंग पीवाईक्यू से करिए एंड उसके बाद कोई लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स होते हैं और कई फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव्स भी होते हैं। तो उसमें आप ट्राई करिए कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, आपका सिलेबस हो गया है एंड आपने एक प्रीलिमिनरी आंसर राइटिंग पे होल्ड आपकी आ गई है कि आप आंसर्स एटलीस्ट थोड़े कम टाइम में लिख पा रहे हैं, लाइक मिनट्स में लिख पा रहे हैं। इवन इफ आप 10 मार्कर्स 15-17 मिनट में लिख रहे हैं, तो उसमें भी स्टार्टिंग में कुछ गलत नहीं है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप जब इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि आप मिनट्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप आंसर लिख पा रहे हैं, तो आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस पर डे, 1 to 2 hours आपको रोज करना चाहिए। और वीकेंड में आपको टेस्ट देना चाहिए, एक जो 3 आवर्स का टेस्ट है। तो आप जब स्टैंड अलोन आंसर राइटिंग करते हो, तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स यू इन रिविजन। कंटेंट में जो एक्सपर्टीज आप क्या होना चाहिए, उससे हेल्प मिलती है। एंड उसके साथ आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि लाइक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से होगी, कि मतलब आपके दिमाग में आ जाएगा कि आपको कैसे प्लेस करना है। बट टेस्ट भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट 3 आवर्स के होते हैं एंड टेस्ट फैटिक इज़ अ रियल थिंग, कि मतलब जब आप लिखते हो लगातार 3 घंटे, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे याद है कि मेंस के वक्त मैं 3 आवर्स के टेस्ट बहुत इंटेंसिवली देती थी, तो मेरे हाथ चलना बंद हो जाते थे एक टाइम के बाद, बट आपको चलाने पड़ते हैं फिर भी, तो वो आपके अंदर वो फैटिक नहीं आना चाहिए, आपका हाथ चलते रहना चाहिए। तो 3 आवर्स का टेस्ट देते हैं ना, तो उसकी वजह से आपकी सिटिंग बनती है कि आप 3 आवर्स तक बैठ के टेस्ट दे सकते हैं कि नहीं। एंड उसके साथ आप को ये फ़ायदा होता है कि आप इवन दो आप बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रहे हो, आपका माइंड थकना नहीं चाहिए। तो वीकेंड में आपको एक टेस्ट देना चाहिए, साथ में आपको टॉपर कॉपीज भी देखनी चाहिए। आई नो मेनी एस्पिरेंट्स जिनका सिलेक्शन भी हुआ है, जो टॉपर कॉपीज से ही प्रिपेयर करते थे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है, पहली बात तो डेफिनेटली आपको उनका कंटेंट देखना है कि वो क्या लिख रहे हैं, क्योंकि टॉपर्स के पास भी मतलब कई कभी कभी लाइक काफ़ी ऐसा कंटेंट होता है जो शायद हमारे पास ना हो। आई रिमेंबर कि AIR 2 थे 2023 के, उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मेरा मेनली मेंस की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था। एंड गॉट दिस पर्सन AIR 2 गॉट वेरी गुड स्कोर इन GS। तो मैं देखना चाहती थी कि उनको GS 4 में इतने अच्छे मार्क्स क्यों मिले, एंड मुझे काफ़ी अच्छा कंटेंट मिला मतलब उसमें, कि मतलब उन्होंने कई सारी केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, कमिटीज़ का नाम यूज़ किया था। तो आपको कंटेंट देखना है कि वो क्या कंटेंट लिख रहे हैं। उसके साथ आप देखिए कि उन्होंने उस कंटेंट को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कैसे प्लेस किया है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके साथ आप देखिए कि वो डिमेंशंस क्या-क्या कवर किए हैं, जैसे लाइक ऑब्वियसली हर क्वेश्चन का डिफरेंट मतलब डिमेंशन होता है। जैसे सोसाइटी में पॉलिटी या फिर इकोनॉमी के क्वेश्चंस में हम नीड, कंसर्न्स, बेनिफिट, स्ट्रैटेजीज, स्टेप्स बाय गवर्नमेंट, ये सब देखते हैं। तो उन्होंने क्या-क्या डिमेंशंस कवर किए हैं, आप उनका देखिए। उन्होंने क्या-क्या वैल्यू एडिशन की प्लेसमेंट कैसे करी है, डेटा जो है, डेटा टेबल्स, फ्लो चार्ट, मैप्स कैसे उन्होंने यूज़ किया है, एंड साथ में वो डायग्राम कैसे बनाया। जैसे आई रिमेंबर AIR 2 ने एक कमिटी का बताने के लिए कि क्रोनी कैपिटलिज्म का बताने के लिए ट्राइंगल का डायग्राम यूज़ किया था, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा आइडिया था। मैंने कई एथिक्स के अपने क्वेश्चंस में ये चीज़ यूज़ करी। तो बेसिकली आपको उनका कंटेंट और पैटर्न ऑफ राइटिंग एंड प्लेसमेंट देखना है कि वो उन्होंने क्या क्या कैसे यूज़ किया, क्योंकि आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, क्योंकि वो एग्जामिनर है, वो अराउंड लाइक कितनी थाउजेंड कॉपीज चेक कर रहा होगा। लाइक एक पर्सन 100 तो कर ही रहा होगा, तो फिर वो पर्सन को थोड़ा डिफरेंट लुक आना चाहिए, थोड़ा रिफ्रेशिंग लगना चाहिए, बोर्डम नहीं होना चाहिए। तो उससे एंड GS का मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी कम लैंग्वेज जितने जितने कम वर्ड्स में ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे, तो एग्जामिनर के लिए भी ईजी होगा। तो लाइक आप टॉपर की कॉपीज देखिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया था। फिर कमिंग टू मेंस प्रिपरेशन आफ्टर प्रीलिम्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनको थोड़ी सी भी श्योरिटी है कि उनका प्रीलिम्स क्लियर होगा, हु आर सीरियस कैंडिडेट्स, उनको 1 दिन से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेना चाहिए प्रीलिम्स के बाद। मैंने भी नहीं लिया था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेंस वर द मेन थिंग, क्योंकि प्रीलिम्स मेरा हर बार क्लियर हुआ था। एंड जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, तो मुझे ऐसा लगा कि प्रीलिम्स क्लियर करने का भी क्या ही फ़ायदा हुआ, जब मेंस नहीं हुआ या इंटरव्यू नहीं हुआ। तो आपको ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना चाहिए। टेक वो 1 डे ब्रेक और 2 डे ब्रेक, एंड आफ्टर दैट
गेट बैक टू स्टडीज़। आप रिज़ल्ट का वेट मत करिए, रिज़ल्ट को जब आना होगा आएगा, पता चल जाएगा कि हुआ है या नहीं हुआ है। बट अगर हो गया तो वो जो 14 डेज़ आप पीछे रह जाएँगे उससे आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, बिकॉज़ इट्स अ कॉम्पिटिशन एट द एंड ऑफ द डे एंड आपको आगे रहना है। मेंस में आपके जितने अच्छे स्कोर आएँगे, आपके इंटरव्यू एंड फाइनल रिज़ल्ट में उतनी हेल्प मिलेगी। तो 1 दिन के ब्रेक के बाद आप उसके बाद आप टाइम टेबल बनाइए। मैंने टाइम टेबल बनाया था एंड मैंने उसमें 2-3 लाइक मैंने 3 चीज़ों का टाइम टेबल बनाया था। पहली बात तो मेरा ऐसा होता था कि मैं 1 दिन में एक ही सब्जेक्ट करती थी, भले ही वो जीएस का हो या ऑप्शनल का। तो मैंने जीएस एंड ऑप्शनल को 4 डेज़ और 3 डेज़ में डिवाइड कर दिया था। मैं हफ्ते में 4 दिन जीएस को देती थी एंड क्योंकि 4 दिन मैं ज़्यादा इसलिए देती थी क्योंकि मैं उनमें मैंने उसमें भी डिवाइड करके रखा था कि मैं कौन-कौन से टॉपिक्स जीएस के उठाऊँगी। एट 3 दिन मैं ऑप्शनल को देती थी जिसमें मैं ऑप्शनल का एक सेक्शन उन टाइम में कवर करने की कोशिश करती थी। ऑप्शनल में 4 सेक्शंस होते हैं तो मैं उस टाइम में मैं एक सब्सटैंशियल चंक कवर करने की कोशिश करती थी। तो मैं 4 डेज़ जीएस को देती थी, 3 डेज़ ऑप्शनल को देती थी एंड मैंने टाइम टेबल बना लिया था कि मुझे किस-किस दिन सारे 6 जितने भी दिन मेरे पास बचे थे अराउंड फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस मैंने 6 मैंने मतलब टाइम टेबल बना लिया था कि मैं कौन-कौन से टॉपिक्स उस दिन में कवर करूँगी एंड मैं ट्राई करती थी कि मैं 70 टू 80% उसको कवर करूँ। 100% डेफ़िनिटली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट फिर भी कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके बाद मेरा ऐसा मैंने टेस्ट का टाइम टेबल बनाया था क्योंकि मैं मेजरली आंसर राइटिंग टेस्ट के थ्रू ही करती थी। मैं 5 आउट ऑफ 7 डेज़ अराउंड मैं टेस्ट लिखती थी। 3 आवर्स के टेस्ट देती थी एंड ऑनेस्टली विदाउट यूज़ ऑफ फ़ोन, विदाउट रेफरिंग टू कंटेंट आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा क्योंकि उससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि आप लाइक उस एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में आप वो कंटेंट रिकॉल कर सकते हैं कि और आप कैसे आंसर्स लिख रहे हैं, आपको ट्रू फीडबैक और इवैल्यूएशन मिलेगा अपना। उसके साथ इफ़ पॉसिबल किसी थर्ड पर्सन को किसी और पर्सन को भी अपनी आप आंसर्स दिखाइए, तो वो आपको फीडबैक दे सकता है कि आप क्या और इम्प्रूव कर सकते थे, आप क्या और कंटेंट ऐड कर सकते थे। और साथ में आपको मॉडल आंसर्स भी पढ़ने चाहिए क्योंकि उससे आपको मतलब पता चलेगा कि आप कहाँ थे सही थे, कहाँ गलत थे और अगर कुछ न्यू कंटेंट और केस स्टडी है आप उसको भी ऐड कर सकते हो, वो आप लेके आएँगे तो आपको हेल्पफुल होगा। आई रिमेंबर कि मैं जीएस के मॉडल आंसर्स भी रिवाइज़ करके गई थी वापस मेंस के टाइम पे एंड उसमें क्वेश्चंस थे चाइल्ड रिलेटेड इन जीएस2 एंड आई थिंक इस साल नेशनल कमीशन ऑफ चिल्ड्रन विमेन एंड चिल्ड्रन पे आया था क्वेश्चन तो उसमें काफ़ी केस स्टडीज़ थी उस मॉडल आंसर में तो आप उसको अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं एंड अगर ये जो टेस्ट है आपको सिमुलेटेड ऑनेस्ट तरीके से देंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा आगे भी एंड आंसर राइटिंग मेनली तो मैं पॉइंट वाइज करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पॉइंट्स में मैं ज़्यादा कवर कर सकती हूँ ज़्यादा डायमेंशंस कवर कर सकती हूँ ज़्यादा क्लैरिटी आती है पर कुछ क्वेश्चंस आप पैराग्राफ चाहे तो आप कर सकते हैं जैसे एथिक्स में जो कोड बेस्ड क्वेश्चंस थे उनमें कुछ कुछ मैं पैराग्राफ में भी मैं लिखती थी बिकॉज दे वर काइंड ऑफ मिनी ऐसे बट जनरली मैं पॉइंट वाइज ही लिखती थी बिकॉज इट यूज टू हेल्प मी कवर मोर डायमेंशंस और साथ में आप जब ये आंसर राइटिंग कर रहे हैं मैं ये ऐड करना भूल गई बट आप जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज लेंगे तो सही रहेगा भले ही अगर आप टेलीग्राम या फ्री रिसोर्सेज से ले रहे हैं आप एक टेस्ट सीरीज कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो उससे मतलब ये टेस्ट सीरीज आप प्रीलिम्स के पहले तक फॉलो करें लाइक प्रीलिम्स डेडिकेटेड प्रिपरेशन जो हम 2-3 मंथ्स पहले से स्टार्ट करते हैं उससे पहले तक आप एक मेंस की टेस्ट सीरीज रखेंगे जिसे आप रेगुलरली लिख रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इससे आपका सेक्शनल पे होल्ड अच्छा रहेगा एंड मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिखने हैं तो एक तो बेसिक टेक्निक ये है कि आप पेस्टल फ्रेमवर्क यूज़ करें तो उससे आप सब कुछ कवर कर सकते हैं एक ये भी है कि आप हर टॉपिक का डेटा डेफिनेशन जो भी प्रेजेंट स्टेटस है उसका नीड्स कंसर्न स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए और जो भी केस स्टडी आप जो भी न्यूज़पेपर से केस स्टडी डेटा फैक्ट्स कोट्स जो भी उठा रहे हैं आप इन सब का नोट बना के रखिए सेपरेटली मतलब अगर आप चाहते हैं तो मैं क्या करती थी कि मैंने एक पेज और नोट में जेनरिक इन्फॉर्मेशन लिखी थी पर और मैं जो करंट अफेयर रिलेटेड अपडेट्स होते थे वो मैं एक सेपरेट गूगल डॉक में लिखती थी बट आप चाहें तो साथ में भी रख सकते हैं
और जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, तो आप ये उसको एक सिलेबस मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंस्टिंक्टिवली आने लग जाएगा, बट आप इनिशियली कर रहे हैं तो ट्राई टू मैप इट टू द सिलेबस एंड आप उसका कीवर्ड फाइंड करिए कि वो एसेंशियली पूछ क्या रहा है। और टेल वर्ड पे भी डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए कि एनालाइज, इवैल्यूएट, इलुसिडेट, ये थोड़े पॉजिटिव कीवर्ड्स है, तो इसमें आपको एसेंशियली जो भी वो पूछ रहे हैं उसको जस्टिफाई करना है। हाउ, वाई पूछ रहे हैं तो उसमें भी एक तरीके से जस्टिफाई करना है और इनमें काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देना चाहिए, बट छोटा देना चाहिए। एंड जो आपका कंक्लूजन है एसेंशियली वो लाइक एसेंशियली वो स्टेटमेंट को ही सपोर्ट करे, इवन दो आप थोड़ा सा एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देके, दूसरा पर्सपेक्टिव देके इसको बैलेंस कर सकते हैं। बट अगर जैसे नेगेटिव कीवर्ड्स है, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, इन सब में काउंटर आर्ग्यूमेंट थोड़ा बड़ा होता है, बट फिर भी जो कंक्लूजन होता है वो दोनों साइड को बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट और जो सिविल सर्विसेज के लिए एम कर रहे हैं, थोड़ा बैलेंस पर्सपेक्टिव विदाउट बायस रखेंगे तो वे एग्जामिनर तो हमें पर्सनली नहीं जानता है, वो तो हमें अपनी आंसर शीट से जानता है। तो अगर आप उसको रखेंगे, उस बैलेंस पर्सपेक्टिव को रखेंगे तो सही रहेगा। एंड इस चीज़ के लिए मतलब आपको डेफिनेटली लाइफ में भी एक पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए। एंड साथ में आप ट्राई करिए कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, सारे साइड्स और पर्सपेक्टिव्स को लेके चल रहा है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है वो किसी वो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से है, तो आप उसमें आप एनजीओज, सीएसओज, जनरल सिटीजन्स का भी पर्सपेक्टिव दीजिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग लगनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो किसी को। एंड प्रो गवर्नमेंट आंसर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं, बायस नहीं लगना चाहिए कि आप ब्लाइंडली गवर्नमेंट को भी फॉलो कर रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग दिखनी चाहिए, मतलब आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सपोर्ट करिए, बट हाँ उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी सजेस्ट करिए। और जब भी मैं पेपर अटेम्प्ट करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि सिंस अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट को कर रही हूँ तो मैं उसी को करूँ, बिकॉज लाइक मैं उस सब्जेक्ट के माइंडसेट में हूँ। तो जैसे मैं GS1 में हिस्ट्री से स्टार्ट करती थी, तो मैं हिस्ट्री के 11, 12, 13 करती थी और फिर 1 to 4 करती थी। ऐसे ही मैं फिर सोसाइटी के क्वेश्चन करती थी, ऐसे ही मैं जोग्राफी के क्वेश्चन करती थी। एंड तो मैं एक सब्जेक्ट एक साथ कर देती थी, एंड उसके साथ क्या करती थी कि मैं हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालती थी। कि जैसे हिस्ट्री में मेरे 3 10 मार्कर्स होते थे एंड 4 सॉरी 3 15 मार्कर्स होते थे एंड 4 10 मार्कर्स होते थे। तो मैं 10 मार्कर के लिए 6 मिनट्स रखती थी, 15 मार्कर्स के लिए 10 मिनट्स रखती थी, एंड ऑप्शनल में 20 मार्कर्स होते हैं तो उनके लिए मैं 13 मिनट्स रखती थी। तो ऐसे मैं हर क्वेश्चन को टाइम एलोकेट करके, हिस्ट्री में आई थिंक वो 48 to 50 मिनट्स आता था, तो मुझे ऐसा होता था कि हर सब्जेक्ट को मैं ये एलोकेटेड टाइम में कंप्लीट कर दूं। तो इससे क्या होता था कि मैं एक विंडो बना के रखती थी कि मुझे 15 मिनट्स पहले पेपर कंप्लीट करना है। वो होता नहीं था, बट इससे क्या होता था कि मैं डिसिप्लिन में रहती थी एंड एटलीस्ट मैं 2-3 मिनट पहले तो पेपर कंप्लीट कर लेती थी, जिससे मैं चेक भी कर सकूं कि मैंने कितना किया। नाउ अब मैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहली बात कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पेपर मेंस में हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज दैट उसकी वजह से मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे मेरे पॉइंट्स इतने अच्छे नहीं थे 2023 में, बट मेरे पेपर कंप्लीट हुए थे। एंड इनफैक्ट GS एंड ऑप्शनल में मेरा स्कोर कांस्टेंट था 24 में भी, बिकॉज मेरे पेपर कंप्लीट हुए थे। द मेन रीजन आई डिड नॉट क्लियर इन 24 वाज मेनली बिकॉज ऑफ a huge drop in my essay scores. बट पेपर कंप्लीट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपका इंटरव्यू का कॉल आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप लाइक उसके कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कोर पॉइंट्स, जेनरिक पॉइंट्स लिख दीजिए, इवन तो आपको स्पेसिफिक नहीं पता। जैसे आई रिमेंबर उस वक्त एग्जाम में तो एक तो माइंडसेट होता है कि कई बार हमें चीज़ें आते हुए भी नहीं आती हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि उन्होंने कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड मूवमेंट्स या फिर NGOs पूछे थे। तो ऐसे तो पता होती है कि इन्वायरमेंट NGOs कौन कौन सी है, क्या है, बट मुझे उस वक्त स्ट्राइक नहीं किया कि मैं लिख नहीं पाई। बट फिर भी मैंने एनवायरमेंट NGO से रिलेटेड जेनरिक पॉइंट्स तो लिख ही दिए थे। एंड कमिंग टू सोर्सेज, मैं सोर्सेज पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, बिकॉज मेनली मेरे जो सोर्सेज थे वो मेनली कोचिंग के नोट्स होते थे। तो पहली बात तो न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करती थी।
इंडियन एक्सप्रेस में पर्टिकुलरली एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ती थी, अगर मैं पूरा पेपर नहीं भी पढ़ती थी तो। उसमें मैं आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है पहले मैं उसमें नोट्स नहीं बनाती थी, बिकॉज़ आपको सिलेबस की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो आपको हर चीज़ इम्पोर्टेंट लगेगी। तो आप पहली बात तो सिर्फ़ न्यूज़पेपर पढ़िए, जनरली पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद डेली न्यूज़ एनालिसिस निकालती हैं काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। राउज़ आईएएस का डीएनएस फ़ॉलो करती थी, उससे समझ में आ जाता था कि उस साल उन्होंने उस दिन उन्होंने कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट समझे हैं। साथ में विजन आईएएस भी एक पेज निकालता था उस डेली न्यूज़ का, तो मैं वो पढ़ लेती थी। तो उससे मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि सिलेबस में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे-जैसे मेरी प्रिपरेशन एडवांस हुई, तो मैं खुद मैप करने लग गई थी कि ये केस स्टडी इम्पोर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मैं उनका एक सेपरेट नोट बनाने लग गई थी अपने गूगल डॉक में। एज़ आई सेड कि मैं टॉपिक वाइज़ उनको मैप करने लग गई थी, अगर कोई कोई स्टडी, कोई डेटा, कोई फैक्ट, स्पेशली वो जो पेजेस होते हैं द हिंदू में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, या स्पॉटलाइट भी आप देख सकते हैं। एडिटोरियल्स को मिस मत करिए, क्योंकि वो आपको मल्टीपल डायमेंशंस बताते हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको ये एडिटोरियल्स पढ़ने में टाइम लग रहा है, तो आप एक काम करिए, आप उन पेजेस का फ़ोटो या स्क्रीनशॉट लेके आप जनरेटिव एआई में डाल दीजिए एंड उनसे पूछिए कि इस टॉपिक में यूपीएस से रिलेटेड इस टॉपिक से मुझे डायमेंशंस बता दीजिए। तो वो आपको लाइक जो डायमेंशंस है वो बता देंगे कि उसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बोला है। उससे मेरा काफ़ी टाइम बच जाता था। अगर आप पेपर मुझे पेपर पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं काफ़ी एडिटोरियल्स पढ़ती थी, बट अगर आपके पास टाइम की कमी है, तो आप एआई का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में डेली न्यूज़ एनालिसिस मैं फ़ॉलो करती थी, उससे मुझे मेरा जो भी टॉपिक्स न्यूज़पेपर में आए हैं, जो भी जीएस और ऑप्शनल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, उसका रिविज़न हो जाता था। और साथ में करंट अफेयर मैगज़ीन एक मंथली फ़ॉलो करनी चाहिए। मैं करंट अफेयर मैगज़ीन से करती थी, मैं कुछ ऐसे मुझे योजना एटसेट्रा पढ़ना अच्छा लगता था, बट मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं मेनली लेज़र के लिए पढ़ रही हूँ उसको रादर दैन सिलेबस। तो उससे क्या होता था कि मुझे ऐसा लगता था टाइम जा रहा है। एंड करंट अफेयर मैगज़ीन्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है। वो पीआईबी, योजना, इन सब में जो भी इन्फॉर्मेशन आई है, उसको कोलैबोरेट करके वो यूपीएससी में फिट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे काफ़ी टाइम बच जाता था मेरा। तो मैं एक करंट अफेयर मैगज़ीन मेनली राउज़ की फ़ॉलो करती थी। अ, तो ये बेसिकली मेरा न्यूज़पेपर और करंट अफेयर का सोर्स होता था। साथ में अगर मुझे जीएस का अगर स्टैटिक देखना होता था, तो मेंस कंपास या प्रहार, एंड बस एथिक्स में, मतलब मेंस कंपाइलेशन में, जैसे ईयरली कंपाइलेशन में मैं विजन की 365 मैगज़ीन्स बोथ फॉर प्रीलिम्स और मेंस तो फॉलो ही करती थी। एथिक्स के लिए मेरे सोर्सेज़ थोड़े डिफरेंट होते थे। मैंने बेसिक नोट्स डीके बालाजी की बुक से बनाए थे, एंड साथ में राउज़ आईएएस में फैज़ान सर एथिक्स की क्यूआईपी लेते थे, तो उनका उनका जो कंटेंट है वो मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट तक फ़ॉलो किया है। एंड 2023 में मैंने स्मृति शाह मैम का जीएस का एडवांस कोर्स भी लिया था विजन से, तो उससे भी मेरी काफ़ी हेल्प हुई थी। एंड जी एथिक्स में क्या होता है कि आपको ना हर कीवर्ड के नोट्स बना ले लेने चाहिए, हर डिमेंशन से रिलेटेड, लाइक डेफिनेशन, नीड्स, बेनिफिट, कंसर्न्स एक्सेट्रा। और उसके साथ उसमें जो उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी कोट्स हैं, केस स्टडी एग्जाम्पल्स हैं, ये सब के आपके पास एक वन पेजर नोट्स होने चाहिए। हर हर कीवर्ड के जो भी सिलेबस में दिया है, क्योंकि एथिक्स मेनली सिलेबस से ही आता है एंड इट इज़ अ वेरी हाई स्कोरिंग एरिया। आई रिमेंबर 2022 में मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था, मुझे कुछ आता भी नहीं था एथिक्स में ऑनेस्टली, तो फिर मेरे 71 स्कोर थे, बट मैंने उस साल प्रिपेयर किया, मेहनत की, तो मेरे 118, 113 एंड 118 आए मेरे नेक्स्ट 4 अटेम्प्ट्स में, एंड इट वाज अ मेजर पुश फॉर मी इन गेटिंग गुड स्कोर इन जीएस। और साथ में मैंने ये क्या किया था, एथिक्स में मैंने 4 लिस्ट बना ली थी। मेरे पास पेजर नोट्स होते थे, जिसमें मैंने एक पेज में कीवर्ड्स लिखे थे जो मुझे अपने एथिक्स के आंसर में यूज़ करना है, कोट्स जो भी रेलेवेंट होते थे एथिक्स के, एथिकल एग्जांपल्स और एथिकल केस स्टडीज़ ऑफ सिविल सर्वेंट्स जो मैं यूज़ करती थी। तो इसको मैं रेगुलरली रिवाइज़ करती थी, वो काफ़ी हैंडी थी। मैंने एक ही बार बनाया था, फिर मैं उसमें ऐड ऑन करती रहती थी, और जब मैं पेपर अटेम्प्ट करती थी, मैं 1 एंड अ हाफ आवर फर्स्ट केस स्टडीज़ करती थी। तो उससे मतलब वो डॉट 1 एंड अ हाफ आवर्स में फिनिश हो जाए, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे आपके पास एडिक्वेट टाइम रहेगा पार्ट ए अटेम्प्ट करने का। एंड उसके बाद अराउंड फिर मैं कोड बेस्ड क्वेश्चन पहले करती थी, एंड फिर बाकी का पेपर। एंड कमिंग टू ऐसे ऑब्वियसली लाइक बहुत लोग
ऐसे की स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी, मैंने भी स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। आई टुक रिस्क इन 2024, इसीलिए मेरा स्कोर कुछ ज़्यादा ड्रॉप हो गया था। Otherwise, I got normal scores in other attempt. In 2022, I had 131. In 23, I had 121, and 25 में I got 117. Only in 24, I got 80 marks. So मैंने रिस्क ले लिया था इसलिए। एंड आप मतलब स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, जिसमें आप पहली बात तो आपके पास जो भी GS4 की लिस्ट है उसको अच्छे से यूज़ करिए, और GS के एग्जाम्पल्स आप मेनली यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो हमारे चेकिंग करते हैं लोग, एग्जामिनर्स, तो उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए जो एग्जाम्पल्स है वो कंफर्म करने में। सो पहली बात तो आप टॉपिक स्ट्रैटेजिकली डिसाइड करिए दोनों एसेज में। आप ईज़िएस्ट टॉपिक के पीछे मत जाइए, आप वो टॉपिक के पीछे जाइए जिसमें आपके पास कंटेंट है अच्छा, आप अच्छे से लिख सकते हैं। फिर उसका जो स्ट्रक्चर है, दोनों एसेज का आराम से आधा घंटा लेके, हाफ एन आवर लेके आप प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाइए कि आप क्या फ्लो लगाना चाहते हैं ऐसे में, क्या एग्जाम्पल्स क्या-क्या लिखने चाहते हैं। एग्जाम्पल्स आप पेस्टल फ्रेमवर्क से या इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशनल, ग्लोबल, इस तरीके से, या फिर जीएस का पैटर्न लेके आप एग्जाम्पल्स जनरेट कर सकते हैं। साथ में मेरा स्ट्रैटेजी ये होता था कि मैं एक एनेक्डोट लिखती थी जो ऐसे के टॉपिक को जस्टिफाई कर रहा है, फिर मैं मीनिंग लिखती थी कीवर्ड का, फिर मैं टाइटल का जो भी था एसेंस उसका मीनिंग लिखती थी, फिर मैं उस टाइटल को जस्टिफाई करती थी, फिर मैं उस बारे में लिखती थी कि अगर मुझे इस टाइटल को ट्रू करना है तो मुझे क्या-क्या टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी। फिर मैं एक छोटा-सा उसमें काउंटर आर्गुमेंट भी देती थी, अराउंड 2 पेजेस का, एंड फिर मैं कंक्लूजन लिखती थी 2 पेजेस का, जिसमें मतलब मैं दोनों सारे पर्सपेक्टिव्स को बैलेंस कर रही थी, और मैं पहले ही पेजेस डिवाइड कर लेती थी। तो इन शॉर्ट मेरी ऐसे की स्ट्रैटेजी थी। अब कमिंग टू ऑप्शनल, पहले तो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, एंड मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन से, ना मैं किसी को जानती थी जिसने एग्जामिनेशन दिया। तो जब ऑप्शनल चूज़ करने की बात आई तो मेरे पास कोई ऐसे एडिक्वेट गाइडेंस नहीं थी। मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल अपने इंटरेस्ट पे चूज़ किया था, और एप्टीट्यूड पे एक्चुअली उस वक्त मैं करंट अफेयर्स से काफ़ी डरती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इट्स टू मच फॉर मी, आई वॉज न्यू इन द प्रिपरेशन। तो जब मैंने अपना 21 का अटेम्प्ट भरा था, मैंने उसे सोशियोलॉजी से भरा था, बट मैंने मार्च में फिर अपना ऑप्शनल डिसाइड किया था कि मैं हिस्ट्री से दूँगी, एंड 21 का मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने 2022 का प्रीलिम्स हिस्ट्री ऑप्शनल से ही दिया था। तो उसके बाद जब मैंने चूज़ किया था, तो मैंने बेसिकली इंटरेस्ट पे दिया था, बट हिस्ट्री ऑप्शनल मेरे लिए थोड़ा मतलब इट वाज़ बिटर स्वीट फॉर मी, क्योंकि जब मैंने बहुत हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ ऑप्शनल चूज़ किया था। जब आप ऑप्शनल चूज़ करें तो इंटरेस्ट तो डेफिनेटली फैक्टर होता है, बट उसके साथ आपका बैकग्राउंड भी मैटर करता है, आपका एप्टीट्यूड भी मैटर करता है, एंड क्या जीएस में क्या-क्या मतलब जीएस ऐसे में क्या सपोर्ट मिलेगा वो भी मैटर करता है। तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड था नहीं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी एकेडमिक सब्जेक्ट, इट्स नॉट ओनली पॉलिटिकल हिस्ट्री या फिर जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। हमें काफ़ी हिस्टोरियोग्राफी, स्कॉलर कमेंट्स का मतलब एकेडमिक सब्जेक्ट है, काफ़ी हेवी सब्जेक्ट है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में दिया था, मुझे लगा था कि बस मुझे फैक्ट्स लिखने हैं, आंसर्स लिखने हैं, उतने में मेरा काम हो जाएगा। बट 2023 में जब मैंने ऐसा किया, मैंने बहुत जेनरिक आंसर्स लिखे थे, तो उसकी वजह से मेरे बहुत एवरेज स्कोर्स आए थे, एंड दैट वाज़ अ मेजर रीज़न कि मेरा 2023 में सिलेक्शन नहीं हुआ था। इवन दो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग 240, मेरे तीनों अटेम्प्ट्स में 22, 23, 24 में मेरा 240 के अराउंड स्कोर होता था, एंड मुझे ऐसा लगता था कि लाइक मुझे इस ऑप्शनल की वजह से इट्स अ मेजर फैक्टर कि मेरी सक्सेस रुकी हुई है, क्योंकि मुझे पुश नहीं मिल रहा था। कई लोग ऑप्शनल में अच्छा स्कोर लेके आते थे तो उनका सिलेक्शन हो जाता था। तो लाइक आई वर्कड ऑन दैट दिस ईयर, कि अगर मैंने वो सब्जेक्ट लिया है तो आप ऑप्शनल ले रहे हो तो आपके पास उसमें एक मास्टर लेवल एक्सपर्टीज तो आना ही चाहिए। तो मैंने उसकी वही गैप ब्रिज करने की कोशिश करी थी। मैंने अपने जो भी मेरे पास कंटेंट था मैंने उसको एडवांस किया, मैंने हिस्टोरियोग्राफी को काफ़ी इंटरनलाइज किया, एंड मैंने काफ़ी टाइम दिया अपने हिस्ट्री ऑप्शनल को इम्प्रूव करने में, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगने लग गया था कि जीएस मेरा सैचुरेट हो गया है। मुझे 401 जीएस में आए थे 2023 में, उसके बाद मेरे 395 स्कोर थे और इस बार भी मेरे 409 थे। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मुझे फ़ायदा होगा वो मुझे ऑप्शनल से ही होगा,
एंड मैंने अराउंड 50% ऑफ द टाइम हिस्ट्री ऑप्शनल को दिया है। एंड आप जब भी हिस्ट्री ऑप्शनल को प्रिपेयर करें, आप उसको क्रोनोलॉजिकली फॉलो करने की कोशिश करें। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न लाइक इस सीक्वेंस में करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो सिलेबस के स्टार्टिंग और बिगनिंग का पोर्शन है इन एवरी पार्ट, वो थोड़ा कोलाइड करता है, लाइक इट ओवरलैप्स अ लिटिल। तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी अगर आप उसको क्रोनोलॉजिकली करें। आप वर्ल्ड हिस्ट्री लास्ट में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री ईज़ी लगता था, तो मैं हमेशा पहले करती थी। जब मैंने कोचिंग ली थी, मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल को करने के लिए कोचिंग ली थी, तो जब मैंने इनिशियली कोचिंग ली थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा लाइक मैंने शायद सही डिसीजन नहीं लिया कोचिंग का। तो अगर आप जब कोचिंग ले रहे हैं, तो आप थोड़ा एक वेल थॉट आउट डिसीजन लीजिए। आप इवन ऑप्शनल चूज करते वक्त भी एक वेल थॉट आउट डिसीजन लीजिए, क्योंकि इट कैन मेक और ब्रेक यू। एंड कोचिंग इनिशियल फेज में लाइक यू नो, अगर आपने गलत कोचिंग चूज कर ली, तो वो आपका एक अटेम्प्ट जा सकता है। तो जब मेरा 2023 में मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल में वापस मेरा कोई स्कोर नहीं बढ़ा था, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर। 2022 में तो मेरे पेपर भी कंप्लीट नहीं हुए थे, स्टिल आई गॉट 240। एंड 23 में आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर ऑल्सो। तो मेरा ये था कि मैं थोड़ा अच्छा कोई रिसोर्स ढूंढूं जिससे मेरी आंसर राइटिंग, मेरे आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। तो फिर मैंने विकास अहलावत सर का प्रेप करियर ज्वाइन किया था। उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा था, एंड मुझे काफ़ी अच्छे वैल्यू एडिशन, अच्छा वैल्यूएबल फीडबैक मिला मेरे आंसर्स के लिए। तो इस साल बेसिकली मैंने उनका कंटेंट यूज़ किया, और मैंने लेवल अप के भी टेस्ट सीरीज दी थी, तो उनका भी मॉडल आंसर्स वगैरह यूज़ किया है। साथ में मैं सेल्फ स्टडी हिस्ट्री तो मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया है। सेल्फ स्टडी हिस्ट्री इज़ गुड फॉर फाउंडेशनल लेवल कंटेंट एंड बेसिक कंटेंट। अगर आपको थोड़ा एडवांस कंटेंट अपडेट्स चाहिए कि हिस्टोरियोग्राफी में अभी अभी क्या हुआ है, या डेडिकेटेड आंसर राइटिंग, तो ये दोनों कोचिंग्स उसके लिए अच्छी हैं। एंड साथ में मैंने जब मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल में इस बार 299 आया है, तो दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट कोर्स। तो उसमें ऐसा है कि आपका, मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन काफ़ी इंप्रूव किया। मैंने कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स लिखना स्टार्ट किया, जैसे हिस्टोरियोग्राफिकल हिस्टोरियंस के कमेंट्स, और मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया। एंड आप जब पेपर देने जाएँ, तो फिर आप ये पहले से अगर डिसाइड करके जाएँ कि आप कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे मैं हमेशा सोच के जाती थी कि मैं एंशिएंट और वर्ल्ड से ही 2 क्वेश्चंस करूँगी। एंड इसमें भी पेपर कंप्लीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपका पेपर कंप्लीट रहेगा, तो ऑब्वियसली यू आर इन द रेस। एंड उसके साथ आप अच्छा क्वालिटी के आंसर्स लिखें, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ऑप्शनल के अराउंड 22 टेस्ट लिखे थे, जिसमें मैं सिमुलेटेड, ऑनेस्ट, एंड फिर उसके बाद मैं मॉडल आंसर्स भी चेक करती थी, इवैल्यूएशन भी चेक करती थी। इनफैक्ट इस बार मैंने अभ्यास भी दिया था विजन का, तो उसमें मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल में सेकंड रैंक आई थी। तो दैट वाज़ अ रियली हेल्पफुल थिंग फॉर मी, कि आई कैन जज माय पोज़ीशन कंपेयर्ड टू माय पीयर्स व्हाइल गिविंग द टेस्ट। एंड साथ में मतलब मैप का जो पोर्शन होता है, इसमें जो पार्ट ए में होता है, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। काफ़ी लाइक आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि वो लाइक ऐसा है कि अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा, अगर आपको नहीं आता है तो फिर इट विल ईट इनटू योर मार्क्स। एंड इस बार मेरे मैप में अराउंड 17 to 18 लोकेशन सही थी, तो फिर दैट ऑल्सो गेव मी अ ह्यूज पुश। आई गॉट अराउंड 153 मार्क्स दिस ईयर, 156 मार्क्स इन पेपर वन। एंड उसमें मैप का आई एम श्योर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब आप मैप की प्रैक्टिस करें, तो आप फिजिकल और पॉलिटिकल मैप दोनों की प्रैक्टिस करके जाएँ। आप एआई को यूज़ करिए कि कौन सी नए एक्सकेवेशंस हुए। आप न्यूज़पेपर में देखिए कि क्या नए एक्सकेवेशंस हुए हैं। एंड जेनरिक इन्फो भी आप मास्टर करिए, कि आपको अगर उस साइट की स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं पता, साइट की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता, फिर भी आप उसको बता मतलब अच्छे से कर सकते हैं, कि लाइक आप कुछ तो लिख सकते हैं। जैसे पैलियोलिथिक साइट्स की इन्फॉर्मेशन लिख दी, अगर पैलियोलिथिक साइट पूछिए। और डिस्ट्रिक्ट मैप भी अच्छे से पढ़ के जाए, कि आपको डिस्ट्रिक्ट पता हो, कि अगर कोई लोकेशन है वो आपको नहीं पता है, बट आपको इसका डिस्ट्रिक्ट पता है, तो उसमें भी मतलब आई थिंक यूपीएससी कंसिडर्स इट। और साथ में लाइक यू नो, करंट अफेयर की मैं एक चीज़ बोलना भूल गई थी, दैट करंट अफेयर आप 1 साल का ही फॉलो करें। उससे ज़्यादा फॉलो करने का ज़्यादा मतलब इट विल जस्ट गेट बल्की, एंड देयर विल बी ऑलवेज समथिंग जो मिस होगा। आपको ये है कि आपको लाइक टॉप पे रहना है, यू हैव टू बी अहेड ऑफ अदर्स, बट आपको इतना बल्क नहीं लेना है कि
आप उसको रिवाइज़ ना कर पाए, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो 1 साल का करंट अफ़ेयर मैं भी हर साल 1 साल का करंट अफ़ेयर पढ़ के जाती थी, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड मुझे ऐसा लगता था कि इट वाज़ हेल्पफुल फॉर मी। आप उसके साथ न्यूज़पेपर कंसिस्टेंटली फ़ॉलो करें, और अगर आपको उसमें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ वगैरह मिल रही है, तो कीप अ नोट ऑफ दैट। कमिंग टू माय इंटरव्यू स्ट्रैटेजी। इंटरव्यू मुझे ऐसा लगता है कि डेफ़िनेटली उसमें बहुत सब्जेक्टिविटी होती है, क्योंकि काफ़ी अलग-अलग पैनल्स होते हैं, सबका अलग-अलग माइंडसेट होता है। उसमें ऐसा होता है कि आप उस दिन कैसे हो, इवन दो यू आर अ गुड कैंडिडेट और अ बैड कैंडिडेट, इट डिपेंड्स कि आप उस दिन कैसे हो, आपका उस दिन माइंडसेट कैसा है। आप इंटरव्यूअर को कैसे लगे, आपने अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट किया और उनको आप कैसे लगे, एंड साथ में लक का भी फैक्टर डेफ़िनेटली होता है। बट देयर आर सर्टेनली सम कंट्रोलेबल्स जो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, जिसकी वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है पहली बात तो इसमें नॉलेज होती है, जो हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए पढ़ते हैं तो डेफ़िनेटली हमारे पास आ ही जाती है। उसके साथ हमें एक क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि हम उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में, बिकॉज़ नाउ वी आर नॉट जस्ट राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट आंसर्स और जस्ट मार्किंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हमें उस पर्सन जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी जज कर रहे हैं, हमें उन्हें बताना है कि हम ये किताबी नॉलेज, ये थियोरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल फोरम में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल फॉर्म हम उसको दे सकते हैं। उसके साथ इस क्रिटिकल थिंकिंग एंड नॉलेज के साथ हमारे अंदर एलोक्वेंस होना चाहिए कि हम उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। एंड साथ में जब हम लाइक अपने आंसर्स दे रहे हैं, तो वी नीड टू शो अ लेवल ऑफ पेशेंस एंड टॉलरेंस, दैट वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट जंपिंग एंड गिविंग द आंसर्स, वी आर नॉट एंग्शियस कि हाँ मुझे आता है तो मैं जल्दी जल्दी दूंगी या जल्दी जल्दी दूंगा, या फिर मुझे नहीं आता है तो मैं नर्वस हो जाऊंगी। You need to show a level of patience and stoicism कि आप लाइक नर्वस नहीं हो रहे हैं, आप एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं, साथ में टॉलरेंस, दैट यू आर एबल टू टॉलरेट अदर पर्सन's पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यू व्हेन एज अ सिविल सर्वेंट यू आर हैंडलिंग द पब्लिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कई डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शंस और पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो यू नीड टू शो दैट, एंड लास्टली आपको ऑनेस्ट रहना। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है, तो रादर देन फिबिंग एंड फेकिंग की एंड मेकिंग अप सम आंसर्स, इट्स बेटर कि आप बता दो कि मुझे नहीं पता है, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। एंड नाउ पहली बात, इन दिस लॉन्ग प्रिपरेशन आई वाज देयर फॉर अराउंड 5-6 years। तो पहली बात तो आपको इंटरव्यू के बारे में स्टार्टिंग से ही टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो जो आपका है, जैसे आप कहाँ से आपका ग्रेजुएशन हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, जॉब, आपका बर्थ, आप ये सब चेंज नहीं कर सकते। आपकी हॉबी जो है, ऑनेस्टली यूपीएससी की प्रेप करते वक्त हॉबी थोड़ी साइडलाइन हो जाती है, बिकॉज यू हैव टू गिव लॉन्ग आवर्स। तो आप इंटरव्यू की अभी से टेंशन मत लीजिए, फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन योर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। बट जो ये क्वालिटीज़ मैंने जो अभी बोली, नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, पेशेंस, टॉलरेंस, ऑनेस्टी एंड इलोक्वेंस, एंड एक और चीज़, डाइवर्सिटी भी चेक करते हैं वो आपके इंटरव्यू में। ये जो क्वालिटीज़ है, ये आप अपने प्रिपरेशन में भी डेवलप कर सकते हैं। जब आप मेंस एंड प्रीलिम्स को ऑनेस्टली प्रिपेयर करेंगे, तो आपका खुद का परसेप्शन और आइडियाज़ चेंज होने लग जाएंगे, आप खुद उन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करने लग जाओगे जो आपको यूपीएससी की प्रेपरेशन सिखा रही है, या फिर आप पढ़ रहे हो जो। बट पहले आप प्रीलिम्स और मेंस पे फोकस करिए। इंटरव्यू के लिए जब आपका मेंस क्लियर होता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर अ डैफ। तो डैफ में कुछ चीज़ें तो है जो आप चेंज नहीं कर सकते, बट आई थिंक हॉबी सेक्शन, स्पोर्ट्स सेक्शन एंड योर लीडरशिप सेक्शंस, दे प्ले अ मेजर रोल इन अंडरस्टैंडिंग कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। एंड मैंने सिंस 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं, मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में अराउंड 168 मार्क्स थे, एंड सेकंड इंटरव्यू में मेरे 185 मार्क्स थे। तो 160, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स करी थी अपने फर्स्ट इंटरव्यू में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड लॉट्स ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट, क्योंकि वो मेरा एक तरीके से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मेंस में तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि लाइक आई विल बी गोइंग फॉर इंटरव्यू इन यूपीएससी भवन। इट वो मेरे लिए वो बहुत एक बैज ऑफ ऑनर था, बिकॉज आई हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, कि मैंने कुछ अचीव किया है। एंड
जब मैं वहाँ पे गई मुझे ऐसा मतलब आई मेड सम मिस्टेक्स, जैसे मेरी एक्साइटमेंट दिख रही थी। एंड दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कुछ-कुछ क्वेश्चन्स, जैसे मेरे डैफ को मैंने बहुत डाइवर्स बनाने की कोशिश की थी। मैं थोड़ी डेम्योर पर्सन थी, लाइक लो प्रोफाइल पर्सन थी अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो मेरी लीडरशिप एंड स्पोर्ट्स के कॉलम्स में मेरे पास एज़ सच कुछ सब्सटैंशियल लिखने को लि के लिए था नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी हॉबी से उनको अपनी डाइवर्सिटी दिखाऊँगी। तो मैंने ये मिस्टेक करी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी कि मुझे नेचर डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है, मुझे फाइनेंस की बुक्स पढ़ना पसंद है, साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ना पसंद है। साइकोलॉजी की बुक्स जैसे मुझे पढ़ना पसंद है, बट मैंने मेनली क्या पढ़ा है, रॉबर्ट ग्रीन पढ़ा है, माल्कॉम ग्लैडवेल पढ़ा है। बट इफ यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी इंटरव्यू, दे विल एक्सपेक्ट कि आपने सिगमंड फ्रॉयड और फ्रेडरिक नीचा पढ़ा है। तो लाइक यू नो मेरे मुझे इतना आइडिया नहीं था। इनफैक्ट मुझे ऐसा अब लगता है कि मैंने अपना जो फर्स्ट इंटरव्यू है काफ़ी इमेच्योरिटी में दिया था, मैंने डैफ में इतना थॉट नहीं लगाया था। तो आप डैफ में आप अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश मत करिए कि आप बहुत जो आप नहीं है वो मत करिए। आप जेन्युइनली कुछ ग्राउंडेड लिखने की कोशिश करिए जो आपने एक्चुअली किया है, उससे, और उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। आप अपने डैफ के हर कीवर्ड को प्रिपेयर करिए। आप अपनी हॉबी लिख रहे हैं, जैसे मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। मुझे फाइनेंस की बुक्स एंड इकोनॉमी की बुक्स पढ़ना पसंद है। एंड मैं इसकी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखती हूँ। तो मैंने इस बार डिसाइड किया कि भले ही मुझे नेचर डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है, बट सिंस मुझे बहुत ज़्यादा उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड मेरे डैफ में एक्चुअली बहुत ज़्यादा डाइवर्स चीज़ें थी, बिकॉज़ आई वाज़ अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, माय फादर वाज़ वर्किंग इन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आई वाज़ इन एमबीए, आई हैव वर्क्ड इन अ बैंक। तो मुझे यहाँ पे इकोनॉमी भी अच्छे से पढ़ना पड़ रहा था, एंड मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री था, तो एक तरीके से मुझे पूरा जनरल स्टडीज़ पढ़ना ही था। तो मैंने अपने सेकंड इंटरव्यू में कोशिश की कि मैं अपने डैफ को थोड़ा डायरेक्टेड बताऊँ, जिससे मैं उसको एक अपने इंटरव्यू को एक डायरेक्शन में पुश कर सकूँ। तो डेफ़िनेटली अपना डैफ बहुत सोच समझ के बनाइए, उधर कुछ फ़ेक मत करिए। एंड लाइक यू नो जो भी आपके डैफ में लिखा है, आपकी सिटी, आपके बर्थ प्लेस, आपके पेरेंट के प्रोफ़ेशन से लेकर आपके हॉबीज़ एंड आपके जो स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स, लीडरशिप है, उसके हर एक कीवर्ड को अच्छे से करिए। क्योंकि जो भी कीवर्ड है हम सोच भी नहीं सकते कि वो उसको कैसे यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेंट राफेल्स स्कूल में पढ़ी थी इन इंदौर। तो फिर मुझसे इंटरव्यूअर एक मॉक इंटरव्यू में पूछा कि राफ़ेल के बारे में बताओ। वो मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे स्कूल से फाइटर जेट पूछने लग जाएँगे, उनकी स्पेलिंग भी सेम नहीं है। एंड आप अपनी प्रिपरेशन, मतलब जो इंटरव्यू किया है वो डायरेक्टेड, आप डैफ को अच्छे से सोच समझ के बनाइए। लाइक आप डाइवर्सिटी बनाइए, बट ऐसे डाइवर्सिटी मत बनाइए कि वो फेक लगे, या फिर लाइक इट सीम्स लाइक शो ऑफ। दूसरी चीज़ ये है कि न्यूज़पेपर डेफ़िनेटली हर स्टेज में इम्पोर्टेंट है, तो इंटरव्यू में भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं 2 फाइनेंशियल न्यूज़पेपर और 2 जनरल न्यूज़पेपर, दैट इज़ द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस फ़ॉलो करती थी। आप कोई डिबेट एंड डिस्कशन देखिए व्हिच इज़ लाइक एकेडमिक डिबेट एंड डिस्कशन, जैसे पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं सांसद टीवी का। आप अपना खुद का वीडियो बनाइए, रिकॉर्ड करिए टॉकिंग अबाउट सम इश्यू, और लाइक यू नो जो क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, जैसे गिग इकोनॉमी इन विमेन टॉपिक मेरे ऊपर बहुत वैलिड था। उस वक़्त गिग इकोनॉमी का काफ़ी कुछ चल रहा था, जब मेरा सेकंड इंटरव्यू था। तो मैं अपने आप को रिकॉर्ड करके अपने एक्सप्रेशंस देखती थी कि मैं एडिक्वेट टाइम पे स्माइल कर रही हूँ कि नहीं, मैं कैसे बोल रही हूँ। मेरी बात में एक ठहराव आना चाहिए, एक्साइटमेंट नहीं दिखनी चाहिए, एंड आपका एक्सप्रेशन प्लेज़ेंट होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी टू एक्साइटेड और टू डल ऑल्सो। मैं अपने खुद के मॉक्स भी देखती थी, एंड अपने फैमिली वालों को भी दिखाती थी, जिससे वो मुझे बताए कि मैंने क्या मिस्टेक करी। एंड साथ में मैं जनरेटिव एआई भी यूज़ करती थी। मैंने हर स्टेज में जनरेटिव एआई यूज़ किया है टू डिकोड अ टॉपिक एंड टू फ्रेम एन आंसर। मैं उनको, जैसे कोई न्यूज़पेपर है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, जैसे उस वक्त एआई इन आईटी में काफ़ी इशू चल रहे थे, आईटी इंडस्ट्री के ऊपर। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट मैं जेमिनी को दे देती थी, एंड जेमिनी से मैं पूछती थी कि इसका मुझे मतलब एक बताओ कि मैं इसमें क्या स्टैंड लूँ अगर मुझसे ये टॉपिक पूछा जाए। तो वो मुझे उसमें एक मतलब कुछ लाइन्स दे देता था, तो इट यूज्ड टू बी हेल्पफुल फॉर मी। एंड एज़ आई सेड, जैसे अगर मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, तो लाइक यू नो फर्स्ट में मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा इस साल। तो लाइक यू नो इंटरव्यू में भी मैंने काफ़ी लाइक ड्रीमी होके मैंने वो इंटरव्यू दिया था। अब मुझे लगता है कि वो मेरे साइड से काफ़ी इमेच्योर था। तो सेकंड अटेम्प्ट में आई वाज़ वेरी मॉडरेट, क्योंकि आई हैड ऑलरेडी सीन कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरव्यू तक हो जाए, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। सो
आई वॉज वेरी मॉडरेट, आई वॉज वेरी ग्राउंडेड, एंड आई वॉज जस्ट फोकसिंग कि मुझे अपना इंटरव्यू अच्छे से देना है। जो बाकी जो मेरे नेक्स्ट जो भी मेरा फाइनल रिजल्ट होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। तो लाइक वो मेरे फेस पे में भी दिख रहा था। आई गॉट अराउंड 185, एंड आई थिंक मेरी पर्सनालिटी एंड मेरे आंसर्स के हिसाब से आई गॉट अ डिसेंट स्कोर। लाइक वो जो मेरे लिए ऐप था, आई गॉट आस्क्ड सम क्वेश्चंस। लाइक पहली बात मुझसे पॉलिसी प्लानिंग के बारे में पूछा था, बिकॉज मेनली बिकॉज मैं बैंक में एम्प्लॉयड थी उस वक्त। मैंने IBPS PO के थ्रू मुझे कैनरा बैंक मिला था, एंड मैं ऑलरेडी मुझे 2022 में भी बैंक ऑफ इंडिया मिला था, बट आई हैड लेफ्ट दैट बिकॉज मुझे यूपीएससी के लिए पढ़ना था। तो फिर दे आस्क्ड मी कि आप बैंकिंग छोड़ के यूपीएससी में क्यों आना चाहती हैं। तो आई सेड दैट आई वांट टू बी मोर इन द प्लानिंग, एंड आई वांट टू डू बोथ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी rather than being on the execution side, because banks में generally execution होता है। and I like civil services में कुछ जैसे IAS, they will give you an opportunity to work with policy planning. So she asked me that how will I implement it if I'm in a defense account services. तो ये ऐसे में policy planning पे question पूछा उन्होंने मुझे, उस चीज़ पे काफ़ी grill किया था। And then they moved on to AI's impact on IT industry, about data privacy. They also asked me questions about RBI's role in economy. And since मैं इंदौर से हूँ, तो फिर they asked me about contamination of water इशू इन इंदौर, बिकॉज काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी इन जनवरी। एंड अलॉन्ग विद दैट देवी अहिल्या बाई होलकर के बारे में भी पूछा था। एंड सिंस माई हॉबी वॉज डायरी राइटिंग, तो उन्होंने उस बारे में भी मुझसे काफ़ी पूछा था कि लाइक मैं उसको लाइक हाउ डू आई राइट इट इन अ वे दैट लाइक इट डज लाइक इफ आई एम ऑनेस्ट वाइल राइटिंग इट, or I write diplomatically. And साथ में they asked me why youth of today is not getting married, what is the issue behind that. एंड मुझे कुछ टेक अवेज जो मेरे 2 एक्सपीरियंस के बाद है कि पहली बात तो यू शुड बी काम ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यू शुड बी ऑनेस्ट अगर आपको नहीं आता है, एंड पेशेंटली आंसर करिए। आप जंप मत करिए आंसर देने में, 1-2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम लीजिए। अगर आपको और चाहिए तो आप उनसे और टाइम मांगिए। एंड लाइक गिव अ वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर, आपका आंसर हैप्पीजार्ड नहीं लगना चाहिए। एंड ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट मैं कवर करूँगी कि मिस्टेक्स जो मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी में करी। पहली बात तो मैंने ऑप्शनल काफ़ी मतलब थोड़ा मैंने ज़्यादा इन्फॉर्म चॉइस नहीं रखी थी, इवन दो इट वर्कड आउट फॉर मी इन द एंड। स्टार्टिंग में मैंने जब ऑप्शनल चूज़ किया था, आई चोज ओनली बेस्ड ऑन माई इंटरेस्ट। जबकि लाइक जब तक मैं इंटरव्यू तक पहुंची, मुझसे कंसिस्टेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मैंने इंजीनियरिंग, MBA, बैंकिंग, IT ये सब करने के बाद मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों लिया, बिकॉज मेरा कोई मतलब बैकग्राउंड का भी कोई कनेक्शन नहीं था उस चीज़ से। द थिंग इज़ कि आई वाज इंटरेस्टेड, बट द थिंग इज़ कि मुझे बहुत टाइम लगा उस चीज़ को मास्टर करने में और उस लेवल तक पहुंचने में कि मैं एक अच्छा आंसर लिख पाऊँ जो यूपीएससी के एग्जामिनर को भी अच्छा लगे एंड मुझे मार्क्स मिले। सेकंड चीज़ ये थी कि मुझे शायद स्टार्टिंग में हेल्प लेनी चाहिए थी, सीक आउट करनी चाहिए थी। आई हैव अ वीकनेस कि आई ट्राई टू डू थिंग्स माई सेल्फ फर्स्ट, बट अगर मैं मेंटरशिप ले लेती तो फिर मुझे थोड़ा फ़ायदा होता उस चीज़ का। बिकॉज जब मेरा 2024 में नहीं हुआ था, फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं मेंटरशिप लूँगी, बिकॉज आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। आई वॉज वर्किंग हार्ड, एंड जब भी मैं आंसर सबमिट करती थी तो मुझे हर इंस्टीट्यूट से अच्छे ही फीडबैक आते थे। तो आई थॉट कि शायद पर्सनल 1-to-1 सेशंस लूँगी तो शायद मुझे ज़्यादा आइडिया लगेगा कि मैं क्या गड़बड़ कर रही हूँ। एंड आई स्पोक टू मेंटर इन फोरम IAS, मुस्तफ़ा सर। सो ही वाज वेरी हेल्पफुल टू मी, एंड मुझे उससे काफ़ी गाइडेंस भी मिला। एंड साथ में लाइक इट हेल्प्स इन काउंसलिंग ऑल्सो, बिकॉज यूपीएससी की जर्नी इट्स वेरी लॉन्ग, अनसर्टेन, एंड लाइक डिप्रेशन के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इफ़ यू टॉक टू समबडी जो इस जर्नी को अंडरस्टैंड करता है, तो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि जब आप किसी बाहर वाले पर्सन से बात करते हो तो उनका परसेप्शन होता है कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको होगा, बट यूपीएससी में थोड़ा एक लक का फैक्टर आ ही जाता है। एंड मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि इवन दो आई वाज स्टडिंग, आई वाज गिविंग माय बेस्ट, आई वाज नॉट एबल टू अटेन सक्सेस। सो मेरी मेंटल हेल्थ में काफ़ी हेल्प हुई थी। Coming to my third mistake was that I fell into depression after 2023। जो मेरा रिजल्ट था वो फेवरेबल नहीं था।
तो मैं आई फेल इनटू डिप्रेशन, उसकी वजह से मेरा मेंस बहुत अफेक्ट हुआ था एंड मैंने उस लेवल पे पढ़ाई नहीं की थी जितनी मैंने पास 2 अटेम्प्ट्स में करी थी एंड उसकी वजह से मेरा 2024 का अटेम्प्ट काफ़ी सफ़र किया एंड व्हाट आई सॉ वाज़ देयर वर मेनी पीपल जिनका 2023 में नहीं हुआ था मेरे साथ, बट सिंस दे इम्प्रूव्ड अपॉन देयर मिस्टेक्स इन 2024 दे वर एबल टू गेट सिलेक्टेड एंड मेरे लिए एक जोल्ट था वो, क्योंकि अब मुझे बहुत रिग्रेट हुआ वो टाइम जिसमें मैंने लाइक यू नो डिप्रेशन में लाइक यू नो प्रोकास्टिनेट किया, आई डिड नॉट गिव माय बेस्ट। तो इट वाज काइंड ऑफ अ मोटिवेशन फॉर मी कि आई नीड टू गेट गोइंग एंड आई नीड टू वर्क ऑन गैप्स। जो भी मेरी मिस्टेक्स हैं मुझे उनमें वर्क करना ज़रूरी है। एट सो मेरे पास एटलीस्ट एक फेयर चांस हो कि अगले अटेम्प्ट में आई हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। एंड एक चीज़ ये है कि आप कभी भी आंसर्स वगैरह लिख रहे हो तो टेक अ क्रिटिकल फीडबैक। आप ये बट अगर आपको अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं तो आप इसको फॉर ग्रांटेड मत ले लीजिए कि लाइक यू नो अच्छा मिल रहा है तो मैं अच्छा ही लिख रहा हूँगा तो यूपीएससी के एग्जामिनर्स को भी अच्छा लगेगा। टेक मल्टीपल फीडबैक्स, उससे आपका इम्प्रूवमेंट ही होगा। जैसे मैंने मेंटरशिप में जब अपने आंसर्स दिखाए तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ बिकॉज मुझे अपने गैप्स पता चलने लग गए एंड मेनली मेरे को मुझे अपने हिस्ट्री ऑप्शनल के गैप्स पता चलने लग गए। उसकी वजह से लाइक यू नो आई हैड अराउंड 50-60 मार्क्स ऑफ जंप। एंड लास्ट मिस्टेक मेरी ये थी कि मुझे ऐसा लगता है कि जब यूपीएससी की प्रेपरेशन देन यू शुड डू इट प्राइवेटली, क्योंकि यूपीएससी इज काइंड ऑफ अ रियलिटी शो। जो बाहर के लोग हैं दे आर मेनली इंटरेस्टेड कि कौन प्रिपेयर कर रहा है, उसने एग्जाम दी, उसका रिजल्ट आया, उसका क्या रिजल्ट आया। लाइक यू नो इससे क्या होता है कि जो एस्पिरेंट्स है उनको लाइक यू नो ऑब्वियसली इस एग्जाम में फेलियर के चांसेस ज़्यादा है बिकॉज सीट्स कम है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या होता है कि लाइक जो एस्पिरेंट्स जो जिनका निकल जाता है वेल एंड गुड फॉर देम, बट जिनका नहीं होता है इन एनी स्टेज दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस दैट फेलियर और सेटबैक इन एन ऑब्जेक्टिव वे। वो उस चीज़ को इवेल्युएट नहीं कर पाते कि लाइक क्यों नहीं हुआ। एंड उसके साथ क्या होता है कि आगे के अटेम्प्ट्स जब आप देते हैं तो इट अफेक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। तो इफ़ यू कैन कीप इट प्राइवेट इट्स बेस्ट एंड like you know it will save you from unnecessary intrusion of like you know रिलेटिव्स और लाइक यू नो जो भी मतलब आप मतलब थोड़े डिमोटिवेशन से आप बचेंगे उस चीज़ से। एंड that's it in terms of mistake. Coming to motivation, what motivated me firstly, जब मैंने preparation start की थी in 2021 I was going through somewhat bad time because उस वक्त कोविड था तो जो मेरी जॉब मुझे लगी थी I was set to do the preparation anyway but I was going to do it with a job। मैं जॉब के साथ करने वाली थी 2021 से preparation, पर जो मेरी जॉब थी वो कोविड की वजह से फ्रुक्टिफाई नहीं हुई। उन्होंने मेरी जॉइनिंग नहीं कराई एंड लाइक मेरे साथ के लोगों की सबकी जॉब लग गई थी एंड मतलब मैं थोड़ी लाइक आई वाज फीलिंग कि मेरे पास कोई पर्पस नहीं है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फ्रूटफुल इन लाइफ। तो मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ इन दिस वर्ल्ड। आई नीड अ पर्पस एंड आई नीड अ जॉब, आई नीड अ करियर जिसमें मैं अपने आप को अच्छे से लाइक यू नो कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। सो लाइक उस वक़्त मैंने सोचा कि आई वांट टू बिकम एन आईएएस एंड दैट ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस वाज़ अ ट्रू मोटिवेशन फॉर मी फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। फिर जब 2023 का रिज़ल्ट आया इन 2024 मेरा मोटिवेशन काफ़ी चला गया था आफ्टर माय रिज़ल्ट इन इंटरव्यू वेयर आई डिड नॉट क्लियर। तो उसके बाद लाइक यू नो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी 4 से 5 महीने बिकॉज मुझे ऐसा लगने लग गया था कि दैट ड्रीम इज़ वेरी फार अवे एंड मैं इतना लाइक यू नो आई एम नॉट दैट स्मार्ट क्योंकि मैं बचपन से आई हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट। अगर मैं कहीं पे भी लाइक यू नो इफ आई सक्सीड एनी वे इट इज़ मेनली बिकॉज आई पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इनटू इट। मैं बहुत सारे आवर्स उसमें देती हूँ एंड मेरे लिए वो एक ऑब्सेशन बन जाता है कि लाइक यू नो मुझे यही चीज़ करनी है। इसीलिए मुझे यूपीएससी की प्रेप में एक्सेप्ट फॉर दैट 6 मंथ्स बिटवीन 23 एंड 24 अटेम्प्ट मैं डिस्ट्रैक्ट भी ज़्यादा नहीं होती थी बिकॉज आई वॉज ऑब्सेस्ड कि मुझे करना है, आई वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सो लाइक यू नो उस वक्त मेरे लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग था एंड मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गई थी, प्रोकास्टिनेट करने लग गई थी, उस हिसाब से प्रेपरेशन नहीं करी। इन 2025 आई बिकेम मोटिवेटेड अगेन बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगने लग गया कि
यूपीएससी में मुझे मेनली लो एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। कॉम्पिटिशन हाई है, सो डेफिनिटली फेलियर रेट इज़ ऑल्सो हाई, बट आई कैन गिव माई बेस्ट एंड दैट इज़ माई ड्यूटी। मैं निष्काम कर्म की तरह की तरफ मूव कर गई थी कि अगर मुझे सक्सेस मिलेगी, इफ़ इट्स इन माई फेट, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे डेफिनेटली मिलेगा, एंड अगर नहीं भी मिलेगा तो इट्स फाइन। जो भी मुझे, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, तो मुझे यूपीएससी से मतलब जिस लेवल ऑफ नॉलेज मिला है वो अनपैरेलल्ड है। आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन, इट हैज़ चेंज्ड मी फॉर बेटर, इट हैड मेड मी लाइक यू नो मच मोर इन्फॉर्म्ड एंड हम्बल पर्सन। मैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव समझ लेती हूँ, एंड मैं लाइक यू नो आई कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड स्टैंस इन एनी टॉपिक, एंड एज अ पर्सन ऑल्सो मैं काफ़ी ग्राउंडेड हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड अदर पीपल ऑल्सो बेटर, मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस भी इम्प्रूव हुआ है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन को एज अ ब्लेसिंग देखने लग गई थी, एंड यूपी एक ऐसे भी था यूपीएससी का कि हैप्पीनेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो मैं यूपीएससी को भी उसी तरीके से लेने लग गई थी कि यूपीएससी इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं भी होगा तो आई थिंक लाइक यू नो वी कैन डू समथिंग बेटर इन आवर लाइफ विद दैट नॉलेज, एंड तो मैंने फोकस किया कि आई विल जस्ट फोकस ऑन कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स। तो एंड उसके साथ सिंस आई वाज इन लेटर अटेम्प्ट्स, तो मैं थोड़ा बैकअप ऑप्शन भी देखने लग गई थी साथ में। तो ये मेरे मोटिवेशन थे ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। फिर उसके बाद लाइक यू नो आई मूव्ड, आई विल टॉक अबाउट द प्लान बी, रोल ऑफ प्लान बी इन यूपीएससी प्रिपरेशन। आई थिंक जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, देन डेफिनेटली उसके लिए आपको कुछ कोई सर्टेनिटी मिल नहीं रही है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी या फिर आपको कोई डिग्री मिलेगी। वो ईयर ऐसे होता है कि आइदर यू बिकम एवरीथिंग और यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एंड दैट हैज़ हैपेंड विथ मी। जब मैं 23-24 में आई हैड टू स्टार्ट विथ स्क्रैच फॉर प्रीलिम्स, या फिर मतलब सिंस मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 2-3 साल हो गए थे, तो मेरी एम्प्लॉयबिलिटी भी इतनी नहीं थी। तो आई फील दैट व्हेन यू आर इन प्रिपरेशन, आप पहले 3 अटेम्प्ट्स चाहे तो आप विदाउट जॉब दीजिए, एंड इसलिए बिकॉज यूपीएससी का जो सिलेबस है, आपको उसको मास्टर करने के लिए 1 से 2 साल लगता है, बिकॉज आंसर राइटिंग, आपको एक इंटेंसिव आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। बट आप जब 4th अटेम्प्ट को क्रॉस कर दे, देन डेफिनेटली आपको आपके पास बैकअप होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपकी प्रिपरेशन एक एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी है। एंड उसके साथ लाइक यू नो इट्स बेटर टू हैव फाइनेंशियल बैकअप इन 5th and 6th अटेम्प्ट, एंड आपको स्पेशली इफ़ यू आर आप अगर लेट 20s में है तो आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि उसके साथ इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, आपको अपनी फैमिली की तरफ भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एंड मतलब खुद का इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए। लाइक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन प्रेजेंट डे फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ। तो आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, पहले कुछ अटेम्प्ट्स आप विदाउट जॉब दीजिए, बट आफ्टर थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट यू शुड गेट अ प्लान बी। कमिंग टू रोल ऑफ सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं आजकल, क्योंकि यूपीएससी काफ़ी डाइवर्स सोर्सेज से लाइक यू नो क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। आई रिमेंबर दे आस्क्ड अबाउट सम प्लांट इन 2022. Uh, it was a mushroom. It is present in Western Himalayas. I don't remember the exact question, but ये क्वेश्चन सोशल मीडिया से ही उठाया था, शायद किसी ने पोस्ट किया था। एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सोशल मीडिया का कंटेंट पर ऐसे यूज़ करिए कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो रहे हैं। आप रील्स देखने के लिए या फिर लाइक यू नो अगर आप लगातार इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों में अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो लाइक यू नो इट विल बी जस्ट काउंटर प्रोडक्टिव। तो या तो आप अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, यूज़ इट डेडिकेटेडली फॉर यूपीएससी। आप कोई अगर अकाउंट बना रहे हैं, डोंट ऐड एनी फॉलोअर्स इन दैट, डोंट ऐड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन दैट, बिकॉज वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। या तो आप दूसरा सोर्स देखिए टू फाइंड ऑनलाइन कंटेंट, डोंट गेट इट थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि अगर आप ये बोल के कि मैं सोशल मीडिया का यूज़ पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ एंड देन यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, तो देन यू आर जस्ट लाइंग टू योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप यूपीएससी की प्रेपरेशन बोल के आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो यू आर जस्ट फूलिंग योर सेल्फ एंड योर नियर एंड डियर वंस, उससे सिर्फ आपका नुकसान होगा। अगर आप लाइक यू नो
मैंने मैंने भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, बट मैंने उसमें किसी को ऐड नहीं किया था। तो मैं सिर्फ़ उसको या तो लेज़र के लिए यूज़ करती थी, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, बट मेनली फॉर प्रिपरेशन, एंड मेनली मैं उसे यूज़ ही नहीं करती थी बिकॉज़ लाइक यू नो अ सोशल मीडिया विदाउट एनी सोशल कनेक्शन, उसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता। तो यू कैन यूज़ दिस टेक्निक ऑल्सो टू वीन यू ऑफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन। मेरी तो एडवाइस रहेगी कि ज़्यादा यूज़ मत करिए बिकॉज़ इट्स जस्ट देयर इज़ लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। एंड कमिंग टू डिस्ट्रैक्शन कि कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पहली बात तो आप टाइम टेबल बनाइए, जिसको आप आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए कि आपको उसको फॉलो करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपको एक्सटर्नल डिसिप्लिन चाहिए, तो आप कुछ ऐसी लाइब्रेरी जॉइन करिए जिसमें मतलब एक्सटर्नली कोई आपको बता रहा है कि आपको यू हैव टू पुट दैट मेनी आवर्स फॉर प्रिपरेशन। आप लाइक यू नो, बट मेनली आई थिंक यूपीएससी की प्रिपरेशन में कन्विक्शन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपके अंदर है कि मुझे करना है और मुझे अच्छे से करना है, तो फिर ही आपको सक्सेस मिलेगी। नहीं तो कोई अगर आपको कोई बाहर से आके बोल रहा है, वो थर्ड डे, वो फर्स्ट 2 डेज़ आपको बोलेंगे, आपके पेरेंट्स होंगे या कोई भी होंगे। थर्ड डे अगर आप नहीं कर रहे हो, तो उनके भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो। तो यूपीएससी इज़ मेनली अबाउट योर ओन कन्विक्शन। एंड अगर आप लाइक यू नो इवैल्यूएट योर गेन्स एंड लॉसेस इन दिस जर्नी, एंड उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। अगर आप लॉन्ग आवर्स नहीं दे सकते और आपका पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपको सोचना चाहिए, आपको एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लेनी चाहिए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आपके लिए सही पाथ है कि नहीं। क्योंकि एट द एंड अगर आप इनिशियल ईयर्स आप अच्छे से फोकस नहीं कर रहे हैं, एंड लाइक यू नो यू आर जस्ट लूजिंग योर टाइम एंड योर यूथ विच यू कुड लाइक यू नो इन्वेस्ट इन अदर थिंग्स। जैसे अगर कोई पर्सन जॉब करना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम द एज ऑफ 22, दे स्टार्ट अर्निंग विद टाइम, उनकी अर्निंग्स बढ़ती है एंड वो फिर लेजर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अच्छे से फ्रीली एंगेज कर पाता है। बट अगर आप यूपीएससी की प्रेपरेशन करते करते आप मस्ती भी करना चाहते हैं, तो फिर उससे आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आप ना आपका सिलेक्शन होने वाला है और ना ही आप इंजॉय कर पा रहे हो अच्छे से। तो आप एक चीज़ अच्छे से कर लो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है कि थोड़ी अनसर्टेन एग्ज़ाम है। एज आई सेड, सीट्स कम है और कंपटीशन ज़्यादा है, बट इसमें ऐसा है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सक्सेस डेफिनेटली नहीं मिलेगी। 60% इज़ डेफिनेटली सक्सेस, एंड फैमिली बैकग्राउंड एंड लक का तो फैक्टर होता ही है। बट अगर आप अपनी मेहनत करेंगे तो चांस है कि सिलेक्शन हो जाए, और नहीं भी होगा तो द लाइक यू नो द इट मोल्ड्स योर पर्सनालिटी, इट मोल्ड्स योर नॉलेज, एंड यू कैन डू डेफिनेटली यू कैन डू समथिंग बेटर इन लाइफ। अब मेरा ही एग्जांपल लीजिए, तो आई नो कि मैं थर्ड अटेम्प्ट तक I reached an interview, but I was not able to clear it. But at the end, जब मुझे लाइक यू नो मुझे था कि आई हैव टू स्टार्ट अफ्रेश, तो मैंने वापस अपनी बैंकिंग की एग्ज़ाम क्लियर करी, एंड साथ में आई वाज एबल टू गेट 2 जॉब ऑफर्स फ्रॉम प्रतिभा सेतु, one in ITPO and one as contractor, as young professional in मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फिट होंगे। एंड आई नो मैनी पीपल जिन्होंने मेहनत की, इवन दो उनका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, दे आर डूइंग समथिंग गुड इन लाइफ। तो अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे अपनी प्रिपरेशन के साथ, इन लॉन्ग टर्म इन लाइफ यू विल फाइंड सक्सेस, इवन इफ इन नॉट इन यूपीएससी, एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट, अगर आप यूपीएससी के साथ भी सक्सेस पा सकते हैं। सो ट्रीट इट एज एन अपॉर्चुनिटी, डोंट प्रोकास्टिनेट, डोंट शो इनसिंसियरिटी। आप हर लेवल ऑफ एग्जाम को, मेनली प्रीलिम्स एंड मेंस को अच्छे से इंपॉर्टेंस दीजिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, एंड जो भी प्रिपरेशन है उसके जो उसमें जो भी नॉलेज और आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको इंटरनलाइज करिए, सो दैट वो आपकी पर्सनालिटी में झलके, तो आप उसका आंसर स्पेशली फॉर मेंस एंड इंटरव्यू आप ऑनेस्टली दे सकते हैं। एंड लाइक अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो डोंट टेक इट एज एन इशू ऑफ सेल्फ एस्टीम, इट्स जस्ट एन एग्जाम, एंड डेफिनेटली फॉर अ वेरी गुड करियर। बट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यू कैन definitely do something good in life. That's it from my side. And now I will take some questions from the people who have joined me in the live session. Person is asking me how to retain and recall. Uh, I will say कि इसमें basically आपको रिवाइज
करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी आपका कंटेंट है, आप उसके मल्टीपल रिविजन्स करिए और साथ में रिकॉल करने के लिए आपको टेस्ट टेकिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मुझे लगता था कि मुझे याद नहीं हो रहा है, स्पेशली हिस्ट्री ऑप्शनल में ये मेरी बहुत वीकनेस थी क्योंकि उसमें आपको फैक्ट्स तो याद रहनी चाहिए, आपको लोगों के नाम, हिस्टोरियंस के कमेंट्स ये सब वर्बेटिम याद रहने चाहिए, बट आई वर्कड ऑन दैट। मैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करती थी एंड साथ में आई यूज्ड टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग आल्सो, दैट आल्सो ऑनेस्टली विदाउट रेफरिंग द कंटेंट। A person is asking me completing a syllabus along with optional within a year is a myth or reality. I think it is possible. आप अगर कंसिस्टेंटली एंड ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर इसमें आप अपना टाइम टेबल बनाइए एंड आप जैसे कई लोग होते हैं जब वो प्रिपेयर करते हैं उनका फोकस रहता है कि हम ब्रेक ले लें पहले। आप ब्रेक के बारे में पहले मत सोचिए, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे कंप्लीट करना है तो आप उस हिसाब से पहले टाइम टेबल बनाइए। जैसे मैं क्या करती थी कि मैं 6 आवर्स दोनों को देती थी अपने उस टाइम पे जब प्रीलिम्स और मेंस का लाइक एग्जाम्स दूर होती थी, दैट इज़ एसेंशियली टाइम बिटवीन अक्टूबर एंड फरवरी। तो उसमें मैं जीएस और मेंस दोनों को लाइक 6-6 घंटे देती थी। मैं प्रॉपरली सारे जो टॉपिक्स मुझे उस दिन कवर करने हैं, मैं उनको अच्छे से उनका नोट करती थी कि मुझे इस दिन आई हैव टू कवर दिस टॉपिक। एंड आप उसको अगर 70 to 80% भी स्टिक करेंगे तो आई थिंक इट इज़ पॉसिबल अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे। बस आपको एक चीज़ है कि आप अपने सोर्सेज अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन सी बुक्स, कौन सी मैगजीन्स, कौन सी कोचिंग, कौन से नोट्स फॉलो करेंगे तो फिर आप कर सकते हैं। One person is asking me if PYQ topics or themes are enough for mains preparation. I think they are a good direction, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में पढ़ो तो आपको समझ में आने लग जाता है, एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। बट आई डोंट थिंक दे आर इनफ। दे कैन हेल्प यू। वो एक लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। लाइक सपोज कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि उसके पास एज आई सेड कि पीवाईक्यू के आप मॉडल आंसर्स बना के रखे तो आपके पास मॉडल आंसर ऑलरेडी है, आपको बस वो रेप्लिकेट करना है अपनी मेंस आंसर शीट में। बट ऑब्वियसली देयर आर न्यू थीम्स, और ऑब्वियसली यूपीएससी एग्जाम है, एक लेवल है उस एग्जाम का, तो वो नए क्वेश्चन तो डेफिनेटली देगी। तो आप अपने सिलेबस के साथ तो डेफिनेटली कॉम्प्रिहेंसिव रहना चाहिए। एंड पीवाईक्यू आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, बट आप अपनी पूरी प्रिपरेशन पीवाईक्यू के ऊपर मत सेंटर कर दीजिए। आप प्रॉपरली न्यूज़पेपर पढ़िए। जो दूसरा इवन ऑब्सक्योर कंटेंट, ऑब्सक्योर जो टॉपिक्स है जिनसे बहुत सालों से क्वेश्चन नहीं आया बट वो सिलेबस में, उनको भी कवर करके रखना चाहिए, बिकॉज दे कैन आस्क यू। Somebody is asking me, did you make notes online or offline for GSN optional? I made offline notes for the generic content, जो कंटेंट मतलब टाइमलेस रहेगा, कुछ जैसे इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ज्योग्राफी का मतलब एयर मास के बारे में, मतलब ऑब्वियसली वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने ऑफलाइन नोट्स बनाए थे। बट जैसे मैं अगर न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती थी जो मैं अपने मेंस या प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए नोट रखना चाहती थी, उसको मैं ऑनलाइन रखती थी, क्योंकि बार बार कुछ पेपर में मिल रहा है, उससे फिर हाथ से नोट्स बनाना वॉज टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी। तो मैंने दोनों यूज़ किया है, फॉर जीएस, फॉर करंट अफेयर्स ऑनलाइन एंड फॉर स्टैटिक कंटेंट ऑफलाइन। somebody is asking me about NCRT. So NCRT, मुझे ऐसा लगता है कि NCRT से आपको नोट्स मैंने तो नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि NCRT इज़ मोर अबाउट फाउंडेशन नॉलेज। आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि NCRT मेनली आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस। कई कई क्वेश्चंस में वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और जो भी NCRT में कोई डेफिनेशन टर्म्स वगैरह है वो सब आ रही है, तो आप उसको रेगुलरली रिवाइज कर सकते हैं। आप उसमें
पॉइंटर्स देख लीजिए कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है नोट्स बनाना थोड़ा हेवी हो जाएगा। इनफैक्ट जैसे कुछ टॉपिक्स होते थे एनवायरनमेंट के, जैसे 12th की एनसीईआरटी में इट वाज़ अबाउट ओज़ोन लेयर और लाइक डिजीज़ेज़ एटसेट्रा। मैं उनको रेगुलरली डायरेक्टली बुक से रिवाइज़ कर लेती थी। मतलब मुझे नोट्स बनाना रेपिटेटिव लगता था व्हेन आई कुड जस्ट सी द बुक। One person is asking me that if it's right to take pre-recorded lectures from any coaching institute or I should take live batch. I think I have done both actually. First, जब मैं फाउंडेशन का कोर्स कर रही थी, तब मैं लाइव क्लासेस ही लेती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत सारा सिलेबस कवर करना है एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मतलब उसका प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देखूँ, क्योंकि हम जब प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, हमारी ये हैबिट होती है कि हम बार-बार बैक करके देखते हैं, पॉज़ करके देखते हैं व्हेन वी आर मेकिंग नोट्स। जब हम लाइव लेक्चर्स इन सब चीज़ों के लेते हैं, हमारे अंदर एक अर्जेंसी होती है कि जैसे-जैसे टीचर बोल रहे हैं, वैसे हम उसके नोट्स बनाते जाएँ, हमारा कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा हाई होता है और हमारे अंदर लाइक वी डोंट हैव दिस थिंग कि अभी मैं उठ के जा सकता हूँ, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। हम लोग लाइक वी आर देयर, वी आर फिज़िकली एंड मेंटली प्रेज़ेंट इन दैट क्लास। तो फाउंडेशन के लिए मैंने लाइव लेक्चर्स ही लिए थे। फॉर करंट अफेयर क्लासेस व्हिच आई टूक लेटर ऑन, मैं प्री रिकॉर्डेड लेती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि स्टैटिक कंटेंट है वो मेरा कवर हो चुका है। बेसिकली फाउंडेशन कंटेंट के लिए, स्टैटिक कंटेंट के लिए मैंने लाइव बैचेस लिए थे। करंट अफेयर के लिए मैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेनली इसलिए लेती थी सो दैट मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी हो कि मैं कब कर रही हूँ उसको। एंड मैं उनको हाई स्पीड में देखती थी बिकॉज़ कंटेंट तो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया था। आई जस्ट नीडेड अपग्रेडेशन, तो मैं उनको हाई स्पीड में देखती थी कि जो मेरे लिए रेलेवेंट है मैं उसका नोट कर लूँ। बाकी एक कंटेंट में आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड गिविंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स, मेरा एक कंटेंट में लेवल पहुँच गया था। सो आई थिंक यू कैन डू बोथ, बट लाइव बैच में ये होता है कि यू आर मेंटली प्रेजेंट देयर। इन प्री रिकॉर्डेड इट विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट दैट एंटायर क्लास। अगर 2 घंटे की क्लास है, आप बार-बार पॉज़ एंड बैक करके तो उसमें 3-4 घंटे लग जाएँगे। सो अगर आपका टाइम क्रंच है तो मुझे लगता है लाइव ही लेना चाहिए एंड जस्ट कीप नोट ऑफ व्हाट इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द क्लास इटसेल्फ। समबडी आई हैड ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन दैट आपको आंसर राइटिंग जब आप एक टॉपिक कंप्लीट कर ले, आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले, तब उसके बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए। यू शुड नॉट वेट टू कंप्लीट द सिलेबस, क्योंकि आप टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करेंगे, आपका हाथ बैठेगा। इनफैक्ट जब आप मेंस तक पहुँचे तो मेंस में आपका ये लेवल होना चाहिए कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखो, आपके माइंड और आपके पेन के बीच में कनेक्शन होना चाहिए कि हाँ, अब ये सिलेबस है, इसमें मैंने ये पढ़ा था। आप वो 30 सेकंड्स 1 मिनट में ब्रेन स्टॉप कर लो एंड यू स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन। Uh, yes, somebody is asking me, do we need to complete entire syllabus? Yes, you need to complete the entire syllabus, especially for topics which are static. I mean, current affair कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो किसी को नहीं आते, उसमें ऑब्वियसली यू हैव टू, जैसे इस बार आई थिंक जीएस 2 में एक क्वेश्चन आया था अबाउट India and Namibia, some digital partnership was there. Like Indian Africa digital partnership was there, and वो कम लोगों को पता था, but obviously if you know about Indian Africa you will be able to write it. So obviously you need to complete the syllabus, at least static portion, और जो keywords syllabus में वो तो उस पे आपको एक level of mastery आनी ही चाहिए. Current affairs के लिए I had already covered this. First, till January you can do prelims and mains current affair integrated, and then after that you can do prelim specific current affair. बहुत सारे compilations आते हैं, like yearly compilations, and you along with that I used to revise the multi compilations also, and I used to do regular reading of newspaper also. तो उसमें अगर मुझे कुछ भी important लगता था अपने prelims या mains के लिए, तो आई यूज्ड टू, मैंने न्यूज़पेपर 5 इयर्स कंसिस्टेंटली रीड किया है। साथ में मैं मंथली कंपाइलेशंस एंड ईयरली कंपाइलेशंस भी लेती थी, एंड उसमें जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था मैं अपने गूगल डॉक में उसको ऐड करती थी फॉर फास्टर रिविजन. uh, Somebody is asking me that they are not able to maintain consistency.
in their fourth attempt also, and they feel bored. See, the thing is कि I don't have any trick or tip for this. UPSC may, like, UPSC may basic need is itself consistency, and even if you feel bored, like, you should think that, basically आप जब एग्जाम देते हो ना, and अगर कभी कभी when you are in later attempts you feel bored reading the foundational content again and again, because you start taking it for granted that ये तो मुझे पता ही है. But when you start writing the exam, in that time there is so much pressure that you will forget even the content, in which you had, a good hold, if you have not revised it properly. So don't think of UPSC as an entertainment, and, think it as your duty. So then, do not get bored, because UPSC may, there's no space for procrastination or boredom. You have to give your, whatever you have in that, if you want to succeed. Somebody is asking me the how did you manage mock tests for mains and prelims from August to December? Okay, so basically, when you are not in the exam phase, that is like exams are still far away because you're giving the attempt next year. So when you give mock test, you can do it on weekly basis. आप एक sectional test prelims का और mains का हर हफ्ते दीजिए. So इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक consistency होगी, that that you are giving tests and you are evaluating your preparation, your level of preparation. Suppose आपने इकोनॉमी कंप्लीट किया है, तो आप उस हफ्ते इकोनॉमी का सेक्शनल टेस्ट दीजिए, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. एंड आफ्टर दैट, मैंने टेस्ट आई मेरी मेजर प्रेपरेशन टेस्ट से ही होती थी. सो मेरी प्रेपरेशन मेनली टेस्ट से ही होती थी. सो इन दैट केस व्हाट आई डिड, मैं हर दिन का टेस्ट का मैंने टाइम टेबल बना लिया था. आई यूज टू फॉलो अराउंड 2 कोचिंग टेस्ट सीरीज. आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं. इफ़ यू फाइंड फ्री रिसोर्सेज समवेयर, देयर आर टेलीग्राम आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स ऑल्सो, फ्री इनिशिएटिव्स ऑल्सो. इफ़ यू कैन टेक दैट इज़ ऑल्सो फाइन. बस आप एक डेडिकेटेड शेड्यूल बना के रखिए कि आप अगर मतलब इस टाइम पीरियड में प्रीलिम्स के लिए आप क्या किस किस दिन टेस्ट देंगे. आप उसके मॉडल आंसर्स भी पढ़िए, उससे आपको अपना राइट और रॉन्ग सब समझ में आएगा. एंड बेसिकली आप एक टाइम टेबल बना के रखिए, तो इट विल हेल्प यू प्लान योर डे बेटर. Some people are asking about the books I followed. So first of all, definitely there were standard books like Lakshmikant, Modern India, Spectrum. I read NCRTs from 11th and 12th for geography, economy, society, even history. History में basically मुझे ये benefit था कि I had optional notes. So मैं history के लिए कुछ ऐसे अलग से books वगैरह follow नहीं करती थी. I used to use my optional notes and some basic content from books like Upinder Singh. एंड मॉडर्न इंडिया फॉर मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम ही थी. एंड सतीश शर्मा, सॉरी, या लाइक मेडिवल की जो एनसीईआरटी थी, वो बुक थी. एंड बेसिकली आई यूज टू रेफर कोचिंग नोट्स, लाइक विजन की 365 मैगजीन्स थी, राउस की कंपाइलेशंस थी, एंड फोरम आईएएस की बुक्स थी. तो आई यूज टू फॉलो दीज बुक्स. Somebody is asking me that, please tell me how to revise for exam. They tend to forget everything. The thing is कि ऐसा लगता है when you are studying, after some you are a human, so obviously there is a tendency to forget. But जब आप exam देते हो, the more you practice, the more you study, तो उस वक्त यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि आपको आता है. मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भूल रही हूँ, बट जब मैं एग्जाम देती थी आई वॉज एबल टू इम्प्लीमेंट द नॉलेज आई स्टडीड एंड आई ग्रास्प्ड ड्यूरिंग द टेस्ट एंड एग्जाम्स. सो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप जस्ट कंटिन्यू करिए, जस्ट मेंटेन द कंसिस्टेंसी. So I think this is it. I thank you, UPSC Time, for giving me this platform, and I hope my session would help you in understanding the journey of UPSC preparation. And my best wishes to you all. Thank you.